एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? अब मुझे पता है आप सब में से बहुत सारे लोग शायद थोड़े थोड़े स्ट्रेस्ड होंगे, कुछ लोग थोड़े थोड़े ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे और कहेंगे मैम प्लीज जल्दी से पढ़ा दो क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आई नो कि अब हम लोग ऐसे टाइम पर आ चुके हैं जब आपके एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग चाहते हो जल्दी 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 पढ़ाई करते जाएं, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो स्ट्रेस बस्टर के लिए सबसे पहली चीज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है कि हम लोग सांस लेने वाले हैं। लिटरली ब्रीथ इन डीप एंड ब्रीथ आउट। नाउ आफ्टर यू हैव डन दिस कपल ऑफ टाइम्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये बड़ी प्यारी सी चीज होती है। स्ट्रेस ना अगर बेसिक लेवल पर हो तो हमें बहुत सारी चीजें अचीव करने में मदद करती है, लेकिन अगर ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे अगर हमारी खाने की प्लेट पर खाना बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारी तबीयत खराब कर देता है। स्ट्रेस भी वैसी ही चीज है, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारा बहुत ज्यादा मन खराब कर देगा। वो जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दौड़ रहे हैं, उस रेस में अगर हम अपने कंधों पर इतना सारा स्ट्रेस लेकर दौड़ेंगे तो वो हमारी रेस में हमको स्लो कर देगा। तो आप सब लोग मुझे एक प्रॉमिस करेंगे, आई नो आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन अभी जब हम सोशल स्टडीज पढ़ेंगे तो हम सिर्फ शांति से सोशल स्टडीज पढ़ेंगे। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा। अभी सोशल स्टडीज पढ़ लेते हैं एकदम मन लगाकर, ठीक है? सो विदाउट एनी मोर स्ट्रेस देन इट इज रिक्वायर्ड, हम सब लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना। पॉलिटिकल पार्टीज वन शॉट में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रिविया बताती हूँ। डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारा लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तरीका जिसके जरिए से हम पूरी सरकार को चला सकते हैं। अब समझ लीजिए ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये एक कार है, यानी कि एक ऐसी स्पोर्ट्स कार जिसमें सब लोग बैठकर उसे चलाना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? एक बड़ी सी गवर्नमेंट मशीनरी जिसमें सिविल सर्वेंट्स, उसके अलावा बहुत सारे पुलिसमैन, अलग अलग पॉलिसी मेकर्स, रिसर्च टाइम्स, बहुत सारे लोग होते हैं। उन्हीं की तरह इस गाड़ी को चलाने वाला एक जरिया होती है, एक कॉम्पिटिटर होती है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये जो इलेक्शंस होते हैं, जो कंपटीशन होता है, वो बेसिकली इस डेमोक्रेसी नाम की कार को चलाने का कंपटीशन होता है। तो आज से हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसके अलावा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये गवर्नमेंट बनाने के लिए इस रेस का हिस्सा बनती हैं। तो आज हम जब पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे इस अंडरस्टैंडिंग, इस ट्रिविया के साथ, तो देखना हम कैसे धीरे धीरे क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा बेसिक रूल जो है वो ये है कि मैं आपको पहले ही क्वेश्चंस दिखा दूंगी। इन क्वेश्चंस के जवाब और सवाल नहीं आते हैं तो फिर कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अश्योरिटी है कि बाय द एंड ऑफ दिस रिवीजन आपको इन सभी सवालों के आंसर्स एकदम अच्छे से आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ? ताकि आपको पता हो कि किस तरीके के सवाल बनने वाले हैं। जब आप स्ट्रेस आउट हो रहे हो तो ये ना सोचो यार अभी तो मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन करना है, अरे इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए ध्यान से सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और इसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? अरे मैम ये तो आता है जी, नहीं, हम लोग पढ़ने वाले हैं What are the functions of political parties? Functions और उसके साथ साथ need of political parties। अब ये दोनों चीजें सेम लगती हैं, लेकिन समझो फंक्शन यानी कि वो क्या करती हैं और नीड यानी कि उसकी जरूरत हमें क्यों है। वो क्या काम करती है वो तो ठीक है, मैं खाना खाती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे खाना खाने की मेरे पेरेंट्स को नीड क्या है? तो यहाँ पर ये दो अलग चीजें हैं। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? कितनी पार्टीज जरूरी होती हैं एक डेमोक्रेसी में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तरह तरह की होती हैं। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्या पॉलिटिकल पार्टीज किसी तरीके के चैलेंजेस फेस करती हैं, कि कुछ तरीके की चुनौतियां फेस करती हैं। और रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि हम इन्हें कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इनमें इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। कुछ भी नहीं आता तो टेंशन मत लो, पर यहाँ पर आराम से बैठकर देखते रहो। Now the first part that we are going to answer and question is what is a political party? To the answer we will have 7 points here. अब आपको अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो मैं कहती हूँ हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखो, पॉइंट्स पे आंसर लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। आप ऑब्वियसली पूरी एनसीईआरटी को नहीं याद कर सकते,
लेकिन जो जो पार्ट्स एनसीईआरटी के शब्द आप अपने पेपर में यूज करने वाले हैं उनको अंडरलाइन करने की आदत डाल लो अपने एग्जाम्स में। जब एग्जामिनर देखेंगे कि अरे यार इस बच्चे ने तो अंडरलाइन भी किया है, तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आंसर को चेक करना बहुत आसान हो जाता है, तो इस तरीके से अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमेशा याद रखना, जस्ट बिकॉज मैम ने 7 पॉइंट पढ़ा दिए तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मैं तो 7 पॉइंट लिख दूंगी, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को ये समझकर चलना है कि जहां पर जितना आंसर के क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से जरूरी है उतना ही लिखना है। ये दोनों चीजें स्टार्टिंग से ही याद कर लीजिए और अब मैं आपको पढ़ाती चलती हूँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? सबसे पहली डेफिनेशन, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। बहुत ही सिंपल सा इनका एक तरीका बता दिया है भाई, ये लोग सब ग्रुप ऑफ पीपल हैं, साथ में आते हैं, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करेंगे और उसके साथ में आके गवर्नमेंट में पावर होल्ड करेंगे, सरकार में आकर पावर होल्ड करेंगे, उसको चलाने में मदद करेंगे। It mobilizes voters to support common sets of interests, concerns and goals. अब पॉलिटिकल पार्टीज तो यार एक ही हो सकती थी, है ना, और उसी के हिसाब से काम हो सकता था, लेकिन हमारे यहाँ पर एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके की ओपिनियंस और आइडियाज को रखती हैं। तो ये क्या करती हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज? ये मोबिलाइज करती हैं, लोगों को साथ में लेकर आती हैं। किन लोगों को? जो वोट करने वाले हैं। तो वोटर्स की अपने दिमाग में अपने आइडियाज को शेयर करके सबको साथ में लेकर आती हैं और वहां से सपोर्ट बेस डेवलप करती हैं। किस चीज के लिए? कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन कंसर्न्स और कॉमन गोल्स के लिए। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, इट फिक्सेस द पॉलिटिकल एजेंडा एंड पॉलिसीज विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। यानी कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा दे देंगी कि हम लोग ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, और उसके साथ साथ में अपनी पॉलिसीज भी बताती हैं। तो देखिए एक सरकार 5 साल में क्या करने वाली है, किस तरीके से चलने वाली है, ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत ज्यादा बेस्ड होती हैं। जिसकी सरकार होती है उस तरीके का एक कंट्री में काम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंट रोल है। Tries to persuade people by claiming their policies are better than those of other parties. Naturally, कि हम लोग ज्यादा हित में हैं लोगों के, अब लोगों को बताने की कोशिश करती है कि कैसे हम औरों से बेहतर हैं। इसके अलावा टू प्रूव दिस दे पुट कैंडिडेट्स टू फाइट इलेक्शंस। अब क्या होता है कि मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल है, आपस में रोज बात करते हैं कि यार हम तो देश में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आ जाएंगे, तो क्योंकि वो एक ग्रुप के लोग हैं आप क्यों मानेंगे कि उसकी कोई बात वैलिड भी है? अगर उसमें एक लीडर निकल कर आता है जो कि आपको आकर बताता है कि देखो ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, ये हम लोग अलग अलग जगहों से लड़ रहे हैं और आप समझो हमारी ये पॉलिसीज है, तो वो फेस दे देती हैं उन पॉलिसीज को। तो यहाँ पर फाइट करने के लिए इलेक्शंस कैंडिडेट्स भी आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी इज द मीन्स थ्रू विच people can speak to the government and have a say in the governance of a country. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, पॉलिटिकल पार्टी वो माध्यम है जिसके बेसिस पर लोग कनेक्टेड फील करते हैं गवर्नमेंट के साथ और उनके साथ रिलेट कर पाते हैं गवर्नेंस का, एक पूरी कंट्री को चलाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. अब क्या है, यहाँ से सवाल बनकर आ सकता है। क्या सवाल बनकर आ सकता है? Parties reflect fundamental political divisions in a society. Explain. इसका क्या मतलब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक सोसाइटी के अंदर कुछ जो फंडामेंटल अलग सोच रखने वाले लोग हैं, सोच रखने वाले डिविजन्स हैं, ग्रुप्स हैं, भ्रांतियां हैं, जितनी भी वो सब दर्शाती हैं, उनका रिफ्लेक्शन है। कैसे समझाइए? तो अब आप यहाँ पर कैसी बात करेंगे कि अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इस डाइवर्सिटी में से ही निकल कर आती हैं। अलग अलग लोग होते हैं जो कि इन पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कैंडिडेट्स होते हैं। ये कॉमन इंटरेस्ट, गोल्स और कंसर्न्स के बेसिस पर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करती हैं और उसके साथ साथ में लोगों को ये भी बताती हैं कि कैसे वो बाकी लोगों से बेहतर है। इस सारी चीज जो हम लोग पहले पढ़कर आए हैं, जिसके लास्ट में आकर हम लोगों ने 10 लगा दिया है, तो यहाँ पर इससे पहले जितनी भी बात पढ़ी है हम लोग इस चीज को लिखेंगे और कहेंगे इसीलिए ये सोशल डिविजन्स को दिखाती है। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व्स पार्टिसनशिप। अब देखिए सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी में अलग अलग डिविजन्स हैं, ये हमें पता है। पार्टिसनशिप क्या है यहाँ पर, इसकी एक बार टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और उसके साथ में आप लोग इस डेफिनेशन को समझेंगे भी व्हाइल आई टीच यू ऑब्वियसली। तो पार्टिसन का क्या मतलब है? अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन
Partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on the issue. काफी सारी अंग्रेजी है, मैं एक एक करके समझाती हूँ। अब देखो पार्टिसन का क्या मतलब है, वो व्यक्ति जो कि स्ट्रांगली कमिटेड है एक पार्टी, एक ग्रुप या फिर एक फैक्शन यानी कि एक टुकड़े के। यानी कि समझिए कि अगर मैं एक XYZ कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और उसकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है BCY पार्टी, तो यहाँ पर XYZ कम्युनिटी के होने के नाते मुझे लगता है कि मेरा जो जितना भी लॉयल्टी है, जितनी भी रिस्पेक्ट है, जितने भी वोट्स हैं, ये जो BCY पार्टी है उसके पास ही जानी चाहिए। अब इससे क्या होता है कि कई बार मेरा ये जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं ये देख ही नहीं पाती कि पार्टी A, पार्टी C, पार्टी D, पार्टी E, पार्टी F, इतनी सारी पार्टीज हैं जो कि शायद BCY से ज्यादा अच्छा काम कर रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी में ही ध्यान देती हूँ कि यार ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा तो मेरा ही अच्छा और मेरा ही अच्छा, मेरा ही अच्छा। इस फीलिंग को हम पार्टिसनशिप कहते हैं और वो इंसान जो ऐसा बिहेवियर करता है उसे हम पार्टिसन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, क्योंकि पार्टी सोसाइटीज के इन डिविजन्स को दर्शाती हैं, इसीलिए ये लेकर आती हैं पार्टिसनशिप। और जब तक आप स्ट्रांगली कमिटेड नहीं होगे एक पार्टी को, तो आप कैसे इतना बड़ा बेस वोटर का और ये सब डेवलप कर पाओगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या हैं, स्ट्रांगली कमिटेड और उसके साथ साथ इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। कोई भी मुद्दा होता है तो उस पर एक बैलेंस्ड व्यू नहीं ले पाते, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी जिसको आप फेवर करते हो उसके भरोसे ही उसकी तरफ ही इंक्लाइंड होते हो। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग डिविजन्स ऑफ सोसाइटी को दिखाती हैं और पार्टिसनशिप क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका कंक्लूजन, जिसका क्या है, Thus the party is known by the part it stands for, वो हिस्सा, वो सोसाइटी का पार्ट जिसके लिए वो खड़े होते हैं, जिस तरीके की वो पॉलिसीज सपोर्ट करती हैं और उसके साथ साथ किसके इंटरेस्ट को वो अपहोल्ड करती हैं। सोसाइटी का ऐसा कौन सा हिस्सा, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसके इंटरेस्ट में वो बात कर रही हैं, जिसके लिए वो काम कर रही हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। अब समझिए लीडर्स कौन से लोग हैं, वो लोग जो पार्टी का फेस बनते हैं, वो लोग जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं फुल फ्लेजेड 100% तरीके से, वो कैंडिडेट्स जो रोज पार्टी मीटिंग्स कर रहे हैं, वो लीडर्स जो कि पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं एट बिग बिग प्लेसेस, ये हो जाते हैं हमारे लीडर्स ऑफ अ पार्टी। इसके बाद है एक्टिव मेंबर्स। अब एक्टिव मेंबर्स कौन से लोग होते हैं, जो कि हो सकता है 100% कमिटेड होकर सिर्फ और सिर्फ पार्टी का ही काम ना करते हो, लेकिन वो जब भी नीड आती है एक्टिवली एंगेज करते हैं इन द एंटायर प्रोसेस। तो यहाँ पर उन पार्टी लीडर्स के इंपॉर्टेंट फेसेस के अलावा जो बाकी के लोग पीछे होते हैं बैक एंड पर, वो हो जाते हैं एक्टिव मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद है द फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स कौन से लोग हैं, वो लोग जिनके पास शायद और भी काम है जीवन में, जैसे मेरे पास काम है आपको पूरा रिविजन कराने का, तो हो सकता है मैं एक पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ पर मैं रोज जाकर उसके साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसकी एक फॉलोअर, जब भी इलेक्शंस आएंगे मैं उनको वोट करूंगी, जब भी मुझे डिफेंड करना होगा तो शायद मैं उनके बारे में ही बात करूंगी और कहूंगी कि नहीं ये पार्टी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से होते हैं द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स और उसके साथ साथ द फॉलोअर्स। ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये रोजमर्रा की जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में लोगों को बताते हैं अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। एक्टिव मेंबर्स आगे लेकर जाते हैं चीजों को और उसके साथ साथ लीडर्स जो हैं वो तो पूरा बनाते हैं पार्टी को। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बन जाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, वी विल ट्राई टू सी फंक्शंस एंड नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये दोनों चीजें अलग हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ से सवाल अलग अलग बनेंगे। फंक्शंस को एक्सप्लेन कीजिए, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेन कीजिए। फंक्शंस क्या है, नीड क्या है, ये दोनों चीजें हम लोग समझ के चलेंगे। अब यहाँ से इस पार्ट को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बोर्ड पर पढ़ेंगे। फंक्शंस और नीड क्या है, फंक्शंस यानी कि वो क्या कार्य करने वाली हैं। तो अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के 7 फंक्शंस हैं जिनको क्विकली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ रीड करेंगे, फिर डिटेल में इनके अंदर क्या क्या लिखना है वो भी समझेंगे। लिस्टिंग के लिए भी आ सकता है, एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है। तो पहले तो पॉइंट्स की तरह याद कर लो कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। 7 फंक्शंस हैं। पहला है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन में से ही निकल कर आ जाता है कि ये लोग सब लोग साथ में आके इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो पॉलिसीज, जो प्रोग्राम्स वो बनाने वाले हैं उसको लोगों के सामने डिक्लेयर करना इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फिर हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ लॉज। लॉज किस तरीके के होंगे उनको बनाना इंपॉर्टेंट काम है। शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अभी तक हम लोग ये देखते थे कि लोगों को ऐसा लगता है
कि सिर्फ पार्टीज हमारे लिए हमारे हित में ही काम करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन को भी शेप करती हैं। कैसे, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, अगर इस सारी मेहनत मशक्कत के बाद आप जीत जाते हैं तो आइए आकर सरकार बनाइए। उसके बाद है रोल ऑफ ऑपोजिशन। अब रोल ऑफ ऑपोजिशन क्या है, यहाँ पर समझिए कि अगर आप नहीं जीतते हैं तो भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो बन जाता है रोल ऑफ ऑपोजिशन। फिर है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब ये है एक्सेस देना लोगों को टू द गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स के पास। तो ये सारे फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, राजनीतिक ऑफिसेस को, सरकारी ऑफिसेस को फिल करती हैं और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पावर्स उसके बाद उनके हाथ में आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, उनको एक्सरसाइज करती हैं इन दिस एंटायर प्रोसेस। 7 फंक्शंस हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। फंक्शन नंबर 1 है कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। Parties contest elections. In most democracies, elections are contested mainly among the candidates put up by the political parties. अलग अलग पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट सामने दे देती हैं, उन लोगों के बीच में पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं। Political parties put forward their considered views and policies before the people and suggest ways to tackle the issues. यानी कि उनके हिसाब से जो व्यूज और पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है उन्हें सामने रखती हैं और उसके बाद लोगों को सजेस्ट करती हैं कि किस तरीके से इन चीजों को टैकल किया जा सकता है। अगेन मैं कह रही हूं, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना सीखिए। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्टेस्ट किसके बीच में किए जाते हैं, बिटवीन द कैंडिडेट्स बाय पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कंसिडर्ड व्यूज और पॉलिसीज को सामने लेकर आएंगे और सजेस्ट करेंगे वेज कि किस तरीके से इन इश्यूज को हम लोग टैकल कर सकते हैं। फिर क्या है, पार्टीज जो है सेलेक्ट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को 2 तरीकों से। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए में जो मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं एक पार्टी के, वो चूज करते हैं कैंडिडेट्स को। समझ लीजिए कि आज अगर हम सब लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इस पार्टी के मेंबर बन जाते हैं, तो आकर हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम हमारे इस पार्टी के फेस को, इस कैंडिडेट को जो फाइनली हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला है या करने वाली है, तो उसको जाकर हम लोग इलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में जैसा होता है तो जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो लोग चूज करते हैं कैंडिडेट्स की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कौन से वार्ड से, कहां से कौन खड़ा होगा फॉर द इलेक्शंस। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होती हैं। कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शंस कैंडिडेट्स होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा फंक्शन क्या आता है, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज हैव देयर रिसर्च विंग्स एंड थिंक टैंक्स टू गाइड देम। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये जो पार्टीज होती हैं इनके पास अपने रिसर्च विंग्स होते हैं। सारी ये जो चीजें हम लोगों के लिए पॉलिसीज की तरह सामने आती हैं, उसको पहले रिसर्च किया जाता है कि कितना कहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितनी रिसर्च होनी चाहिए, किस तरीके से सोच समझना है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर थिंक टैंक्स भी होते हैं। थिंक टैंक्स यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो साथ में मिलकर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फ्रेम करने वाली है। तो ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फ्रेम करने के लिए पहले इन पॉलिसीज के ऊपर रिसर्च होती है। रिक्वायरमेंट क्या है, लोग सोचते हैं, सब बहुत एक्सपर्ट्स मिलकर सोचते हैं और उस तरीके से पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। पार्टी रिड्यूस करती है वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशन व्हिच इज सपोर्ट्स। अब समझो यहाँ पर की एक प्रॉब्लम हो सकती है, मान लीजिए गरीबी की। अब वो पूरी रिसर्च हुई कि भाई गरीबी की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से सब लोगों ने पॉलिसीज फॉर्म करी। लेकिन यहाँ पर अगर लोगों की बात सुनने चलेंगे तो बहुत सारी ओपिनियंस होंगी। उसको कुछ वास्ट ओपिनियंस को हम लोग कम कर देते हैं, नैरो डाउन कर देते हैं और उनमें से पिक एंड चूज कर लेते हैं कि यार ये हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से मैच कर रहा है। तो ये भी काम होता है इनके पॉलिसीज और इसका। फिर हम लोग देखते हैं इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन व्हिच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स। अगर हम लोग सारी ओपिनियंस के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज डालने लग जाएंगे तो वो बहुत सारी पॉलिसीज हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स सी कंट्री है। तो हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी में जहां पे लोगों का तंत्र होता है, वहां पर इतनी सारी जो ओपिनियंस हैं, इतनी सारी जो चीजें हैं, उसमें से सिमिलर ओपिनियंस को साथ में ग्रुप करके उनके बेसिस पर हम लोगों को एक डायरेक्शन, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिस हिसाब से सरकारें चल पाएंगी। तो यहाँ पर ये हो गया ऑल अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो वो करने वाली है। फिर आता है मेकिंग ऑफ लॉज। अब पार्टीज जो होती हैं वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं कंट्री के लॉज बनाने में।
कैसे? बाय मेकिंग लॉज इन पार्लियामेंट एंड असेंबली अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। समझिए यहाँ पर कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पास एक बार पावर में आने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल होता है लोकसभा में बैठने का, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन देने का। और इस पूरे प्रोसेस में जो पार्टी जीतती है, जो लोकसभा में मेंबर्स आते हैं, मेजोरिटी में आते हैं, उन सबके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अपने साथ में लेकर आई थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने इलेक्शंस जीते हैं, उसे फाइनली लॉज में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठते हैं, असेंबलीज में बैठते हैं, डिसाइसिव रोल, क्योंकि मेजोरिटी है, प्ले करते हैं इन फॉर्मिंग द लॉज ऑफ अ कंट्री। फॉर्मली लॉज जो है डिबेट किए जाते हैं और पास किए जाते हैं लेजिस्लेचर यानी कि हमारी लोकसभा में। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि हम लोग जनरली देखते हैं जो जीत कर आएंगे वो मेजोरिटी बनाएंगे, तो वो एक ही पार्टी को बिलोंग करेंगे, तो दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। अब खैर ये तो अंदर की बात है कि क्या होता है कि जो अलग अलग लोग हैं वो ऑब्वियसली, अगर हम लोग पूरे लेजिस्लेचर के पूरे ग्राउंड की बात करें तो पूरी एक पार्टी होगी जो कि एक चीज के ऊपर स्टैंड करेगी। पर्सनल ओपिनियंस यहाँ पे हटकर पार्टी का जो ओपिनियन होगा वो फॉलो होगा, उस तरीके से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स फॉर्म होंगे। यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा मेकिंग लॉज। फिर हम लोग देख अनदर फीचर है टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, आकर सरकार बनाना और उसके साथ साथ में सरकार चलाना। ये जो है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एम्स और फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम लोग जीतकर सरकार बनाए, क्योंकि सरकार बनाएंगे तभी तो ये जो इतनी सारी मेहनत मशक्कत की है उसका फाइनल फ्रूट लेकर आ पाएंगे, लॉज बना पाएंगे, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, ये चीज मैंने ऐप में बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। क्योंकि वी आर ऑब्वियसली डूइंग अ वेरी क्विक रिविजन, आई वांट यू ऑल टू गो बैक टू द ऐप एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बिग पॉलिसी डिसीजंस जो हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेगा, याद रखिएगा बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये पॉलिटिकल पार्टी से अलग होंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाने वाले होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि होते हैं, तो यहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग हैं और वो आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। पार्टीज जो है रिक्रूट करते हैं लीडर्स को, ट्रेन करते हैं उन्हें और उसके साथ साथ मिनिस्टर्स बनाते हैं ताकि वो आकर सरकार को चला सके जिस तरह से वो चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सामने आएंगे और वो पार्टीज के जो लोग हैं वो ट्रेन करेंगे उन लोगों को इस तरीके से काम करने के लिए कि वो आगे जाकर पार्टी को रिप्रेजेंट कर पाए, पार्टी की पॉलिसीज को एक स्टेप आगे ले जाएं, जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहते हैं वो लोग वैसे चला पाए। तो इस तरीके से पार्टी का क्या क्या काम है फॉर्मिंग में और रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में, कि पहले ये जो कैंडिडेट्स हैं इंटरनली भी इनको इकट्ठा के ट्रेन वेन करेंगे, उसके साथ में ये ऑब्वियसली इनका एम है कि हम लोग जाकर बनाए सरकार, तभी अपने लॉज और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बिग पॉलिसी डिसीजंस लेता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कि बनकर आते हैं मेजॉरिटी पार्टीज में से। ये सब आता है इन फॉर्मिंग एंड रनिंग द गवर्नमेंट। फिर है नेक्स्ट रोल ऑफ ऑपोजिशन। अगर आप नहीं जीतते हैं, इफ यू लूज इन द इलेक्शंस, तो आप प्ले करते हैं रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। अब यहाँ पर कई बार सवाल बनकर आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। इसके अलावा कई बार ऐसे भी सवाल बनकर आते हैं कि कोई फंक्शन उठकर आ जाएगा और पूछा जाएगा कि इस फंक्शन के अंदर का क्या पार्ट था, क्या आप पढ़ के आए थे अपने ई सरल वाले रिविजन में, तो वो बताओ प्लीज। तो प्लीज याद कर लेना कि अंदर की जो कंटेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या बात हो रही है ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें रटने की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस और अपने दिमाग को खोल के पढ़ने और समझने की है। तो यहाँ पे अगर रोल ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो नेचुरली जो लोग हार गए हैं वही ऑपोजिशन बनाएंगे। उनका क्या रोल होगा, जो लोग गलत कर रहे हैं उस पर बिल्कुल पैनी नजर से देखना। तो बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। सरकार है गलतियां करेगी, अगर गलतियां बड़े लेवल पे कर देती है, गलत पॉलिसीज बना देती है, तो ऑपोजिशन का ये रोल होता है कि यार इधर आओ, आपने ये कैसे कर दिया। क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को, उसके साथ में वॉइस करना डिफरेंट व्यूज को कि आपने ये पॉलिसी जो बनाई है ये इसको फेवर करती है, उन लोगों का क्या, और इस तरीके की बात है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में, जो कि फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, फेयर पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट होता है, जो कि कौन प्ले करता है, ऑपोजिशन। ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, यानी कि अगर वो ऑपोजिशन में है तो नेचुरली लोगों के सरकार के खिलाफ उनको मोबिलाइज भी करती हैं। रिप्रेजेंटेशन होते हैं, धरने होते हैं। ये हमेशा एक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना गलत नहीं होता। हो सकता है कि अगर लोगों के हित में कोई चीज है जो ऑपोजिशन ब्रिंग आउट करेगा, क्योंकि वो उनका एक्टिव काम है,
तो यहाँ पर लोगों के हित में, लोगों के प्रेशर के चलते सरकार को शायद अपने रूल्स और पॉलिसीज को ट्वीक, टर्न, ट्विस्ट और समझना पड़े कि यार शायद हमसे यहाँ पर गलती हो गई है। तो ये हमने देखा। उसके बाद है शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। याद रखना कि सिर्फ हम पार्टीज को नहीं शेप करते, पार्टीज भी पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियंस किस तरीके से? दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। अब समझो कि ऐसे इश्यूज तो बहुत सारे होते हैं, पर क्यों जब भी सरकारी इलेक्शंस होते हैं तो हमेशा कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो उठकर आते हैं, जो अलग अलग पार्टीज अपने हिसाब से, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, अपने रूल्स और पॉलिसीज के हिसाब से उठाती हैं, और फिर पूरी जनता का पूरा ध्यान उन मुद्दों की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से पार्टीज शेप करती हैं पब्लिक ओपिनियन को, कैसे? हाईलाइट करके और रेस करके इश्यूज को। पार्टीज जो है उनके पास लैक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं और ऐसे एक्टिविस्ट्स होते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं अक्रॉस द कंट्री। अलग अलग जगहों पे इनके बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे कि मैंने कहा, मेरे जैसे लोग हो सकते हैं, जो कि फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, कुछ एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये सब लोग मिलकर पार्टीज की जो पॉलिसीज होती हैं, उनके जो हाईलाइटेड इश्यूज हैं, उनके बारे में सब बातें करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि एक्सटेंशंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज में। यानी कि समझिए पॉलिटिकल पार्टी किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी को ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहती है। जैसे विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा इशू है जो कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही अच्छे से उठाकर बैठी हुई है। अगर वो पावर में भी आ जाती है, हो सकता है प्रेशर ग्रुप निकल कर आ जाए इसी पार्टी में से, या अलग अलग लोग आकर कि यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हम लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाते हैं। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स कई बार एक्सटेंशंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। पार्टीज कई सारे लॉन्च करती हैं मूवमेंट्स को भी, और रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं प्रॉब्लम्स को जो कि लोग फेस करते हैं। इसके साथ साथ ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टीज टेक, यानी कि जो सॉल्यूशंस होंगे इन दिक्कतों के, ओपिनियंस होंगी जो इन सारे इश्यूज को हमने हाईलाइट करते हुए देखा पॉलिटिकल पार्टीज को, वो जनरली उसी डायरेक्शन में होते हैं कि यार पॉलिटिकल पार्टी है, सॉल्यूशन लेके आई है, हाँ हम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसी डायरेक्शन में, यही इस चीज का एक ही तरीका है करने का। मान लीजिए कि अगर हम लोगों को विमेन एम्पावरमेंट करना है तो हाँ यही तरीका है पार्टी के हिसाब से कि सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे विमेन के लिए रिजर्वेशन दे देते हैं और यही सही तरीका होगा। तो इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर शेप करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला और हमारा आखिरी, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। सरकारी मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स जो सरकार हमारी पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेकर आती है, उससे एक्सेस देती हैं किसको? लोगों को। कौन? पार्टीज प्रोवाइड करेंगी लोगों को एक ऐसी एक्सेस जो कि गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ होगी, और उसके साथ साथ वेलफेयर स्कीम्स जो कि इंप्लीमेंट की जाती हैं सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए, जो सबसे इजीली अप्रोचेबल, जो सबसे कॉमन सा फेस होता है, वो होता है एक लोकल पार्टी लीडर का, या फिर इंस्टेड ऑफ अ बिग गवर्नमेंट ऑफिसर। अब आपको नहीं पता होगा कि आपके यहाँ पर कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स, कितने सारे आईआरएस ऑफिसर्स, कितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे जो कि इस पूरी पॉलिटिकल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में मदद करते हैं। तो शायद आपको इन लोगों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि आपके वार्ड से कौन सा इंसान खड़ा हुआ है इलेक्शंस के लिए और क्या उनकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं, वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि एक ऑर्डिनरी, एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए, एक आम नागरिक के लिए सबसे इजीली अप्रोचेबल इंसान कौन है? वो लोकल पार्टी लीडर जो कि आपके आसपास दिखता है, ना कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर। पार्टीज जो है इसीलिए जरूरत बन जाती है उनकी कि वो रिस्पॉन्सिव रहे, रिस्पॉन्ड करें टू द पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो लोग उन्हें रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों के हाथ में पावर होता है इलेक्शंस के टाइम पर वोटिंग का। अगर आप हमारे हिसाब से हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट में नहीं लेकर आओगे, आप देश में चाहे कितना ही कुछ भी कर रहे हो एज ए नेशनल पार्टी या फिर एज ए स्टेट पार्टी, आपने चाहे कितना ही कुछ भी कर दिया, लेकिन अगर आप हमारे यहाँ पर मेरी गली का अगर खड्डा नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं आपको रिजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो यहाँ पर समझिए कि पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि वो रिस्पॉन्सिव रहे टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ व्हाट पीपल वांट, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगले बार लोग उनको चूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत तो नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमने अभी तक क्या देखा? फंक्शंस, 7 फंक्शंस थे, उनको अगर हम लोग लाइन वाइज देखेंगे तो उन 7 फंक्शंस का एक बहुत ही आसान सा अगर हम लोग देखें तो सीक्वेंस बन सकता है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले पीछे चलते हैं और वापस से उस 7 पॉइंट्स वाली लिस्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले कहाँ पे आएगा हमारा, ये रहा, हमारी लिस्ट आ गई है और ये रहे हमारे फंक्शंस।
सबसे पहला फंक्शन है कॉन्टेस्ट करना इलेक्शंस को, दूसरा फंक्शन है डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो वो बनाती हैं, तीसरा है मेकिंग ऑफ लॉज। अगर आप जीत जाते हो तो आप लॉज बनाओगे, ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीतने के लिए आपके साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। इसके अलावा आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर है टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, सरकार को बनाना, सरकार को चलाना, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। उसके साथ साथ अगर आप नहीं जीतते हो तो रोल ऑफ ऑपोजिशन को निभाना और लोगों को देना एक्सेस टू द पब्लिक गवर्नमेंट मशीनरी एज वेल एज द वेलफेयर स्कीम्स। तो यहाँ पर हो गए ये सातों फंक्शंस, इनको आई होप आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वी विल स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट द नेसेसिटीज। तो नेसेसिटीज का जो सबसे पहला पार्ट है वो है अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द फंक्शंस। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी यहाँ पर जरूरत ही क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आप कहोगे मैम अभी आपने जो 7 इतनी लंबी सी लिस्ट बता दी है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस की, वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने की सबसे पहली जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट आजकल हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, फुल स्टॉप। एक्सप्लेन कर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 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 आ जाता है इस टाइम से, तो हम लोग इसके आंसर में यहाँ पे नेसेसिटी लिखेंगे। अगर हम लोग रीड बिहाइंड द लाइंस करेंगे, अगर क्योंकि एनसीईआरटी में से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं लाइंस उठकर आने की, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छा रहेगा कि हम लोग इस तरीके से काम करें। तो यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसकी नीड बतानी होगी। नीड में सबसे पहला पॉइंट है हर कैंडिडेट जो कि इलेक्शंस में होगा अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो फिर कोई भी नहीं बना पाएगा एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी पॉलिसी चेंजेस। अब ये जो पूरा नेसेसिटीज वाला पार्ट है जिस तरीके से आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ऑपोजिट तरीके से दिया हुआ है। मतलब ये कंटेंट है, ये नीड है, आपको पता है ये नीड है, ये नीड है, ये नीड है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा कि नीड क्या है। ये बोला जा रहा है कि अगर नहीं होती तो क्या होता। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि अगर हर कैंडिडेट इलेक्शंस को इंडिपेंडेंटली लड़ रहा होता या लड़ रही होती तो कोई भी बड़े बड़े पॉलिसी लेवल चेंजेस को यहाँ पर लेकर आने के प्रोमिसेस नहीं कर पाते, ये नहीं बोल पाते कि यार हम तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी को इस तरीके से चेंज कर देंगे कि आपके एग्जाम्स ही हट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये इसकी नीड में आप लिख सकते हो फॉर अकाउंटेबिलिटी, कि कोई तो हो जो हमारे लिए अकाउंटेबल। इसके बाद द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट बन सकती है इन लोगों से भी जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स बनकर आएंगे सामने, लेकिन उसकी यूटिलिटी जो है वो हमेशा अनसर्टेन रहेगी। मतलब समझिए कि अगर सरकार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बन जाती है तो उनका काम क्या रहेगा। अगर इंटरनेशनल अफेयर्स की हम लोग बात करें, मतलब मान लीजिए हमारे पास बाहर से तेल आना बंद हो गया तो उसके बारे में कौन बात करेगा। क्या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाकर, अलग अलग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जाकर अपने अपने हिसाब से बात कर सकते हैं कि आज रशिया के पास फोन जा रहा है हमारी तरफ से कि हेलो हाँ हमें एक्चुअली आपके एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ बात करनी थी। दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं दूसरी कंट्री में फोन करके हाँ हम लोगों को आपसे इस बारे में बात करनी थी। तो ये जो पूरी यूटिलिटी है जो कि एक नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन पर चाहिए होती है, वो शायद ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ना डिलीवर कर पाए। तो उनकी यूटिलिटी क्या होगी, हमारे रोड ठीक करवाना, वो गड्ढा ठीक कराना, स्पीड ब्रेकर्स लगवाना ताकि रैश ड्राइविंग लोग ना करें, क्या यूटिलिटी रहेगी, वो हमेशा अनसर्टेन रहेगी। तो इसमें नेसेसिटी का क्या पॉइंट आता है, फॉर सेटिंग सर्टेन रूल्स एंड यूटिलिटी ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पर देखो ये चीजें आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको एनालाइज करके और अपने एग्जामिनर को बतानी थी। ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। अगर नेसेसिटीज से आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप चाहें तो इसे ऐसा बता सकते हैं कि अगर एक एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होता तो ऐसा होता और वैसा होता, और उसकी आप हेडिंग डाल सकते हैं फॉर अकाउंटेबिलिटी, फॉर सेटिंग सर्टेन रूल्स एंड यूटिलिटी ऑफ पार्टीज, और उसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं। प्लीज अपने आंसर को सुंदर बनाइए। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी ओनली अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकैलिटी। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे सिर्फ गड्ढे ठीक करना ही उन लोगों का काम बन जाएगा, तो फॉर नेशनल लेवल अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट बन जाता है पार्टीज का होना। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी यहाँ पर हमारे पास सामने आती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन पार्टी इलेक्शंस जो होते हैं, मतलब जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पर, जो लोकल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टीज नहीं इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं कि पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं फॉर्मली, लेकिन विलेज जो है, जो वहां पर रूरल एरिया में लोग स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग फैक्शंस में।
यार हम तो इस ही लीडर को सपोर्ट करते हैं, इनकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि एक विलेज के अंदर भी फैक्शंस में लोग डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे इनफॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। समझिए कि यहाँ पर हर एक फैक्शन, हर एक हिस्सा उस विलेज का अपना अपना पैनल सामने दे देता है कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये 3-3 4-4 लोग हमारी तरफ से खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में और अब इनमें से कोई पंच चुन के सामने ले आइए। That is the reason we find political parties in almost all countries of the world. क्यों दुनिया की हर एक कंट्री में जनरली पार्टीज देखने को मिलती हैं? इन सारी नेसेसिटीज की वजह से। एक सबसे इम्पोर्टेंट कि वो लोग परफॉर्म करेंगे सारे फंक्शंस को, उस पर मॉडर्न डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अकाउंटेबिलिटी के लिए, सर्टेन रूल्स बनाने के लिए, उनकी यूटिलिटी डिसाइड करने के लिए, नेशनल लेवल अकाउंटेबिलिटी लेकर आने के लिए। और हम लोग ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि कैसे अगर पंचायत की हम लोग बात करें तो वैसे तो वो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं, लेकिन कैसे विलेज फैक्शंस में स्प्लिट हो जाता है और वहां से लोग पैनल सामने दे देते हैं, तो वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही फंक्शन करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. Representative democracy यानी कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा लोकतंत्र जहां पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट दे चूज। यानी कि एक लोकतंत्र अगर छोटी सी कंट्री में फॉलो हो रहा तो वहां पर इतने ही लोग होंगे, हर एक हफ्ते में, हर 10-5 दिन में सब लोग साथ में मिलकर सारे डिसीजंस ले लेंगे। लेकिन क्योंकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक इंसान जाके पार्लियामेंट में बैठने लग गया तो पता नहीं कितना बड़ा हम लोगों को पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं कि हम लोग हर लोकेलिटी से, हर एरिया से, हर स्टेट से लोग चूज कर लेते हैं कि यार इनको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, आप हमारे स्टेट के बिहाफ पर, हमें पता है हमारे हित में, इनसे बात कर लीजिए। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हम लोग फॉलो करते हैं उसको इमर्ज करके उसे बेहतर बनाने, उसको प्रूव करने का जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। कैसे? जैसे अलग अलग लार्ज सोसाइटीज हैं जिनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी होती जाएंगी वो कॉम्प्लेक्स बनती जाएंगी, उन्हें चाहिए होगी कोई एजेंसी जो अलग अलग तरीके के डिफरेंट व्यूज को एक साथ लेकर आ सके, इश्यूज एंड प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, अलग अलग इतनी बड़ी सोसाइटी होगी, इतनी डाइवर्सिटी होगी, उसमें से चाहिए होगा कि कोई एक ऐसा पार्टी आ जाए, कोई एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोग आ जाए जो सबकी ओपिनियन सुन ले, अलग अलग इश्यूज पे उनके ओपिनियंस का जवाब, उनके सॉल्यूशंस निकाले और इस तरीके से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर सामने आ सके। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेकर आना सामने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन और नीड बन जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की। इसके साथ में पॉलिटिकल पार्टीज जो है फुलफिल करती हैं इस नीड को दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज, कि कोई उसे उनकी डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस को साथ में लाकर और प्रेजेंट कर पाए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नीड होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल करती हैं। पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पार्टीज आर अ वेरी नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। पार्टीज होंगी ही नहीं तो हम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग ही नहीं होंगे। हम जिस तरीके से सोचते हैं हम आगे सामने जाकर अपने व्यूज और ओपिनियंस को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से हम लोग देखते हैं हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो कभी चल ही नहीं पाएगी, लोकतंत्र फॉलो ही नहीं हो पाएगा हमारी कंट्री में। तो पार्टीज एक नेसेसरी कंडीशन है। हाउ? उसकी नीड और नेसेसिटी के बारे में लिख दीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है, हो सकता है इससे अपने आप में एक सवाल बनकर आ जाए कि हाउ डू पार्टीज हेल्प इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और हाउ इज द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इस हिस्से से आपको किस तरीके से आंसर करना है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट एंड वी विल सी हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया है अबाउट व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी मेन डेफिनेशन जो कि 100% आ सकती है। इसके साथ साथ में पार्टिसनशिप क्या है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा अबाउट फंक्शंस, 7 फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े। नेसेसिटीज के मैंने पॉइंट्स आपको बनाकर दे दिए। हमने इसे विपरीत फॉर्म में पढ़ा कि अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होते तो क्या होता, तो क्यों हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये सारी चीजों के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं।
इसके आगे जब हम लोग यहाँ पर आएंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हाउ मेनी पार्टीज डू वी वांट, तो यहाँ पर हम पार्टी सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पार्टी सिस्टम इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 750 से ज्यादा पार्टीज हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड। वी हैव मोर देन 750 parties which are registered with the Election Commission of India. यूजुअली इसमें से हैंडफुल ऑफ पार्टीज ही ऐसी होती हैं जो कि आकर इलेक्शंस जीतती हैं और उसके साथ साथ सरकार बनाती हैं। यानी कि 750 पार्टीज में से कई सारी पार्टीज ऐसी हो सकती हैं जिनके नाम भी शायद आपने कभी ना पढ़े। अब पार्टी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरीके के पार्टी सिस्टम्स होते हैं। ये एक बहुत ही फेवरेट सवाल है, घुमा घुमा के पूछा जाता है, डेफिनेशन दे दी जाएगी कौन सा पार्टी सिस्टम दिखा रहा है, आपके पास डेफिनेशन के फॉर्म में आ जाएगा कि डिफाइन कर दो पार्टी सिस्टम्स। पार्टी सिस्टम्स क्या होते हैं तीनों बता दो, एग्जांपल्स बता दो। और ये सबसे इजी पार्ट है, मतलब चैप्टर का सबसे इजी पार्ट है। अभी तक जितनी बार भी इस पार्ट को पढ़ा है उसका कंफ्यूजन एक तरफ रख देना, अगर बाय द वे कंफ्यूजन है तो, और इसे एक एक करके समझ लो। सब बहुत इजी है, सोशल स्टडीज बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसे रूल बना लो। फिर अगर हम पार्टी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 तरीके के पार्टी सिस्टम्स होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी यानी कि एक पार्टी होगी, बाई पार्टी यानी कि 2 पार्टी होंगी, मल्टी पार्टी यानी कि बहुत सारी पार्टी होंगी। ठीक है, अब आगे इनके शॉर्ट नोट्स के लिए आंसर्स देख लेते हैं। वन पार्टी सिस्टम इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टी होगी जिसे कंट्रोल करने के लिए और रन करने के लिए गवर्नमेंट का पूरे अथॉरिटी होगी। तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल लेंगे ऑफ चाइना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे अलाउ किया जाता है टू रूल। अब यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ इसकी कुछ अलायंसेस पार्टी वाली हैं जो कि इनका अप्रूवल लेके आगे काम कर पाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो अगर आपको याद हो तो चाइना में सिर्फ एक पार्टी है जो सुप्रीम पार्टी है, और बाकी की जो पार्टीज हैं वो अलायंस पार्टीज थी, जो कि इनकी मेंबरशिप भी मिलती थी उनको, तो इनके हिसाब से मिलती थी। तो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम फॉलो होता है चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी। इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखो, any democratic system must allow at least 2 parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए, ताकि हो फेयर चांस ऑफ कंपीटिंग फॉर द पावर एंड ऑल्सो लूजिंग। तो यहाँ पर समझो कि अगर 2 पार्टीज होंगी तो ही तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ज्यादा लेकर आ पाएंगे। हर किसी की एक ही तरीके की जरूरत तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम लोगों को कम से कम 2 पार्टीज की जरूरत होती है, ताकि एक फेयर इलेक्शन प्रैक्टिस हो सके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाई पार्टी सिस्टम। वन पार्टी में था चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी आ सकती है। बाई पार्टी सिस्टम यानी कि बिटवीन 2 मेजर डोमिनेंट पार्टीज ये पूरा सिस्टम डिवाइडेड होगा। 2 मेजर पार्टीज के बीच में सारा डिवीजन होगा। एक इस तरीके के पार्टी सिस्टम को हम लोग बाई पार्टी सिस्टम कहेंगे। सपोर्टर्स ऑफ इस सिस्टम ऐसा बिलीव करते हैं कि ये डेंजर्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है। इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो भी एक डेमोक्रेसी है, और यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल्स ऑफ 2 पार्टी सिस्टम्स। अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में 2 पार्टीज हैं तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझिए कि इसके पीछे जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उनका आर्गुमेंट क्या है कि 2 पार्टीज होंगी ना तो कम से कम लोग 2 ही की तरफ चलेंगे। ऐसे अगर बहुत सारी पार्टीज होंगी तो बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स, बहुत सारे पोटेंशियल वोट्स जो हैं फैक्शंस में, फ्रैगमेंट्स में बढ़ते जाएंगे। हो सकता है इनमें से अलग ही तरीके का पॉलिटिकल आउटरीच भी निकल कर आ जाए। तो 2 पार्टीज इस चीज को प्रिवेंट करेंगी, एक पार्टी या 2 पार्टी, इन दोनों में से चूज करें। लेकिन हमारा इंडिया तो खास है, हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम में और क्या क्या चीजें हैं? Several other parties may exist and contest elections and win a few seats in the national legislatures। यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारी पार्टी शायद एग्जिस्ट कर सकती हैं, शायद आकर एक आध सीट भी जीत सकती हैं, लेकिन मेजरली 2 ही पार्टीज इंपॉर्टेंट होंगी। 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्टीज होंगी जिनके पास फेयर चांस ऑफ विनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द गवर्नमेंट होगा। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं पावर जो है इन दोनों इंपॉर्टेंट डोमिनेंट पार्टीज के बीच में शिफ्ट करता रहेगा। अब आप कहोगे ये तो शायद हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी देखने को मिल सकता है, तो कैसे नहीं देखने को मिलता है वो मैं आपको भी बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर ये जो 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज होंगी एक बाई पार्टी सिस्टम में, वहां पर छोटी छोटी पार्टीज इलेक्शंस में कुछ एक आध सीट ही लेकर आएंगी, ज्यादा सीटें नहीं लेकर आएंगी, और सिर्फ इन 2 पार्टीज के पास ही पूरा वो रहेगा, डोमिनेंट रोल रहेगा इन विनिंग मेजॉरिटी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बाई पार्टी सिस्टम, जहां पे दो इंपॉर्टेंट फेसेस हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था? यूके और यूएसए। फिर हम लोग बात करते हैं इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम की। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे सेवरल पार्टीज जो हैं कंपीट करेंगी फॉर पावर, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर समझिए कि बाई पार्टी सिस्टम में सिर्फ दो ही पार्टीज के पास फेयर चांस था मेजॉरिटी बनाने का। एक मल्टी पार्टी सिस्टम में दो पार्टी से ज्यादा पार्टीज के पास ये ऑप्शन होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, रीजनेबल चांस होता है पावर में आने का, या तो खुद के बल पे या फिर अपने आसपास छोटी छोटी पार्टीज के साथ अलायंस बना के। तो यहाँ पर दो से ज्यादा पार्टीज के पास रीजनेबल चांस है कि यार ये वाली पार्टी जीत सकती है। इंडिपेंडेंस टू कंपीट फॉर ऑल, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि हर पार्टी के पास, जितनी भी पार्टी, जैसे हमारे पास 750 पार्टीज हैं, उनके पास कंपीट करने की इंडिपेंडेंस होगी। इस तरीके के सिस्टम में जो सरकार होगी वो फॉर्म होगी बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिएशन। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे दो पार्टी से ज्यादा पार्टीज तो हैं, पर यहाँ पर सरकार भी वो दो पार्टी से ज्यादा पार्टी साथ में मिलकर बनाती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कई बार मेसी देखने को लगता है, और ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो सिस्टम होता है ये वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियंस को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने में मदद करता है। ये इसका जस्टिफिकेशन है। यहाँ से इन लाइनों को उठाकर सवाल भी बन सकता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में हो सकता है वो मेसी बना और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो आप बताओ फिर भी आप इसको क्यों जस्टिफाई करते हो फॉर इंडिया? अभी हम लोग इसके आगे एक दो और भी पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या लिखोगे कि ये अलग अलग इंटरेस्ट और ओपिनियंस को साथ में लेकर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने में मदद करता है। जब बहुत सारी पार्टीज एक मल्टी पार्टी सिस्टम को ज्वाइन करती हैं अपने हाथों को, मतलब बहुत सारी पार्टी साथ में मिलकर अगर सरकार बनाने की बात कर रही हैं, कॉन्टेस्ट करने की बात कर रही हैं, इलेक्शंस को विन करने की बात कर रही हैं पावर को, तो उसको हम कहते हैं अलायंस या फ्रंट। ये जो पार्ट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैंने क्रॉस लगा दिया था पहले, लेकिन इसको क्रॉस मत समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने आप में एक सवाल बन सकता है कि व्हाट इज एन अलायंस या फिर व्हाट इज कोलिएशन। तो जब बहुत सारी पार्टीज साथ में आएंगी एक मल्टी पार्टी सिस्टम में और साथ में आकर सरकार के लिए लड़ेंगी, कॉन्टेस्ट करेंगी इलेक्शंस को, उसके साथ साथ पावर विन करेंगी साथ में, तो इसे हम लोग अलायंस कहते हैं या फिर एक फ्रंट कहते हैं। फ्रंट, अलायंस, कोलिएशन। ठीक है, किसका फीचर है? मल्टी पार्टी सिस्टम का। इंडिया में 2004 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके के अलायंसेस थे जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, पार्लियामेंट बीच सेंटर के इलेक्शंस में भी देखने को मिले थे। एक था बीजेपी का लेड अलायंस। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मेजर पार्टी है हमारी कंट्री की, उसका अलायंस है हमारे पास यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA। जब भी NDA की सरकार बनेगी तो बीजेपी लेड अलायंस की सरकार बनेगी। कांग्रेस, अनदर इंपॉर्टेंट पार्टी इन आवर कंट्री, तो ये जो है ये है UPA की सरकार। ठीक है, कांग्रेस है UPA की सरकार, बीजेपी है NDA की सरकार। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है CPI या फिर लेफ्ट फ्रंट। तो हमारे पास तीन अलायंसेस, तीन फ्रंट्स देखने को मिलते हैं। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? जब हम लोग बीजेपी लेड अलायंस की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे नेशनल लेवल पर अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का लीडर है। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो वो कौन से फ्रंट का है? यूपी अप अलायंस का पार्ट है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ये तीन फ्रंट्स हमारे पास है, CPI-M, और उससे हम कहते हैं लेफ्ट फ्रंट भी। ये तीनों फ्रंट्स अलायंसेस हमारे पास हैं। क्या होता है अलायंस, क्या होता है फ्रंट, क्या होता है कोलिएशन, ये हमें पता है। Which of these party systems is better or ideal party system? Now very important question यहाँ पर कि कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है, वन पार्टी, टू पार्टी या फिर मल्टी पार्टी। वन पार्टी होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो वो तो डेमोक्रेसी में लागू ही नहीं हो सकता। टू पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर दो पार्टीज के पास ही रीजनेबल चांस होगा जीतने का। मल्टी पार्टी में या तो लोग कोलिएशन, अलायंस या फ्रंट बनाकर सामने आकर कंपीट करेंगे और वो सब लोग साथ में जीत पाएंगे, या फिर ये मल्टीपल पार्टीज जो हैं जिसमें से एटलीस्ट दो से ज्यादा पार्टीज के पास रीजनेबल चांस होगा जीतने का इलेक्शंस। अब यहाँ पर कौन सा पार्टी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखना इंपॉर्टेंट ऐसे है
कि हर एक पार्टी सिस्टम हर एक कंट्री की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इवॉल्व होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किस पर डिपेंडेंट होता है? सोसाइटी पर, उसके सोशल और रीजनल डिविजन्स पर। अब हमारी बहुत बड़ी कंट्री है तो वहां पर हम क्या बाई पार्टी सिस्टम लागू कर सकते थे? क्या उसमें सारे डिविजन्स को हम लोग बता सकते थे? नहीं पॉसिबल था। तो हमारे यहाँ पर कैसा पार्टी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ? मल्टी पार्टी सिस्टम। ईच कंट्री जो है अपना खुद का पार्टी सिस्टम इवॉल्व करती है, डेवलप करती है, जो कि कंडीशन करता है उस स्पेसिफिक जगह की स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है। अब समझिए जैसे यूएसए है, वो भी एक डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे बाई पार्टी सिस्टम है और वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो वहां पर उन्होंने अपनी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उस चीज को चलाया। इंडिया जो है वहां पर इवॉल्व हुआ है मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। ये क्वेश्चन आता है, ये चीज लिख दो, मतलब 100 मार्क्स। फिर उसके बाद इतनी बड़ी कंट्री में इतना इजीली 2 या 3 पार्टीज में भी एब्जॉर्ब करना आसान नहीं है। तो यहाँ पर समझो कि इस तरीके से हम लोग इस चीज का आंसर देंगे कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेहतर है। तो कोई भी पार्टी सिस्टम बुरा या अच्छा नहीं होता, वो हर एक कंट्री की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इवॉल्व होता है। ये आप लोग लिखोगे, इंडिया में बहुत ज्यादा सोशल और उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ने से पहले थोड़ा सा रनिंग कर लेते हैं ऑन द स्पॉट, ताकि हम सब में बहुत ज्यादा एक्टिविटी आ जाए। वापस से एक बार एक काम करते हैं, सब कुछ साइड में रख के एक बार हम सब लोग क्लैप करेंगे। एक चाइनीज क्लैप करेंगे फटाफट। सब लोग अपना सब स्ट्रेस रिलीज करेंगे। सब खत्म हो गया, चलो सारा स्ट्रेस चला गया। जल्दी से वापस से एनर्जाइज हो जाएंगे। क्लिक क्लिक क्लिक, क्लैप क्लैप क्लैप। फोकस के साथ अब फिर से पढ़ाई करेंगे। सब लोग जाग गए हैं आई होप। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि कितने तरह की पार्टीज होती हैं। अब ये कैसे डिसाइड होती हैं? ये डिसाइड होती हैं कितने लेवल पर हमारी कंट्री में सरकार है। हमने फेडरलिज्म पढ़ा है। फेडरलिज्म में मैं बहुत बार बोलती हूँ, ये एक हायरार्की है। हमारे पास नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर सरकार है। तो इस फेडरल सिस्टम के चलते हमारे पास किस तरीके की पार्टीज होंगी? नेशनल, स्टेट और उस तरीके से हमारे पास पार्टीज होंगी। तो वो डेमोक्रेसीज जो कि फॉलो करती हैं फेडरल सिस्टम, जो कि हमारी डेमोक्रेसी करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके पास 2 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। पहली वो पार्टीज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं सिर्फ एक ही लेवल ऑफ फेडरल यूनिट पर, या तो नेशनल या फिर स्टेट। और एक ऐसी पार्टीज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं बहुत सारे यूनिट्स ऑफ दिस फेडरेशन पर। अब समझना कि जो एक ही पर प्रेजेंट होगी उसकी पॉपुलैरिटी एक ही तक सीमित होगी, और जिसका जो प्रेजेंस है वो एक से ज्यादा फेडरल लेवल्स पर होगा तो उसके पास क्या होगा? ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। आज बीजेपी को, कांग्रेस को, जो लोग शायद पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते, उनको भी पता होता है उन पार्टीज के बारे में, और उसके साथ साथ उनकी प्रेजेंस नेशन वाइड पे है। लोकल लेवल से लेके नेशनल लेवल तक, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल, तीनों लेवल्स ऑफ फेडरेशन पर उनकी बहुत ज्यादा नाम है, उनकी पहचान है। तो ये कैसी पार्टीज बन जाती हैं? ये दूसरी टाइप ऑफ पार्टीज बन जाएंगी, और जिनके पास सिर्फ एक फेडरल यूनिट पर ही रिकॉग्निशन होगा वो बन जाएंगी दूसरी टाइप की कम पॉपुलर पार्टीज। तो इन पॉपुलर पार्टीज जो सबसे पॉपुलर होंगी वो कौन सी होंगी? नेशनल पार्टीज। अब इसका क्राइटेरिया, फिर से वो पार्ट जहां पे लोगों को जनरली कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे। नेशनल पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, मतलब वो हीरो बन के आई है बहुत सारा, तो इसका क्राइटेरिया है बहुत सारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा इन टर्म्स ऑफ सीट्स। अब तक जितना भी, जहां भी, जो भी पढ़ा है हटा दो। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं, एग्जाम से पहले बस वो 2 लाइनें ही पढ़नी है यार, एक नेशनल पार्टी की, एक स्टेट पार्टी की, बस कुछ भी नहीं है। एंड और बस याद रखना कहाँ पे क्या लगाना है। इफ अ पार्टी, अगर एक पार्टी 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन जीत लेती हैं, यानी कि जितने भी वोट्स वोट किए जा रहे हैं, जितने भी वोट्स आते हैं किसमें? लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, उसमें से अगर 6% वोट्स जीत लेती है एक पार्टी,
या फिर 6% ऑफ द टोटल वोट्स जो कि डलते हैं फॉर द असेंबली इलेक्शंस, जो कि स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए जितने भी वोट्स डले हैं उसके 6% वोट्स कितने स्टेट्स में, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में अगर डलवा देती है पार्टी, तो यहां पर ये जो पहली कंडीशन है उसको फुलफिल कर देती है। पहली कंडीशन नेशनल पार्टी बनने की कि आपके पास 6% वोट्स होने चाहिए, 6% वोट्स होने चाहिए, या तो लोकसभा के जितने भी वोट्स डले हैं उसमें से, या फिर जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं स्टेट के लिए उसमें से 6% होने चाहिए टोटल पोल्ड वोट्स में से, उसमें कितने, 4 स्टेट्स में से। तो यहां पर समझो 6% वोट्स लोकसभा में, या फिर 6% वोट्स ऑफ द टोटल पोल्ड वोट्स, है ना, टोटल पोल्ड वोट्स में से, यहां पर किसमें, स्टेट असेंबली के लिए, स्टेट असेंबली के लिए, और कितने स्टेट्स में से, 4 स्टेट्स में से। मतलब मान लो अगर राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो अपन ने बोल दिया, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन चारों स्टेट्स में से अगर एक पार्टी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में टोटल पोल वोट्स में से 6% वोट्स लाकर दे देती है तो वो पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है। और नहीं तो यहाँ तो लोकसभा में जितने इलेक्शंस के वोट्स आए हैं, पोल हुए हैं, उसका 6% आप दे दीजिए। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप यहीं पे याद कर लो। इसके साथ साथ एंड है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे और था, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन ये वाली जो चीज है नीचे वाली, ये इन दोनों में से किसी एक चीज के साथ होनी ही चाहिए। एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो आप इस 6% वोट्स की तो हिस्सेदारी ले लेते हो, उसके साथ साथ आपके पास 4 सीट्स होनी चाहिए, 4 सीट्स होनी चाहिए। कहां पे, लोकसभा में। आप ये तो जीत लेते हैं, 4 स्टेट से 6% वोट्स जीत लेते हैं असेंबली इलेक्शंस में, उसके साथ साथ आपके पास 4 सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में, तो आप यहां पर बन जाओगे कौन सी पार्टी, आप बन जाओगे एक नेशनल पार्टी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगेन अंडरस्टैंड इट, कि हम लोग क्या कह रहे हैं, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को जीतने होंगे 6% ऑफ द टोटल वोट्स लोकसभा के और 6% ऑफ द टोटल वोट्स एक असेंबली इलेक्शन में हुए हैं 4 स्टेट से मिनिमम। इसके साथ साथ इसे लोकसभा में 4 सीटें जीतनी होंगी, तो ये बन जाएगी एक नेशनल पार्टी। काफी एक्सटेंसिवली समझा दिया, आई होप आपको याद हो गया होगा। नेशनल पार्टी, ये जो पार्टीज होती हैं, ये इनके यूनिट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन बाय एंड लार्ज all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level। अगर बीजेपी नेशनल लेवल की पार्टी है, सेंटर में कुछ डिसाइड करती है, जितने भी इसके अलग अलग यूनिट्स अक्रॉस दीज फेडरल सेक्शंस होंगे, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, वो जनरली अलाइन करेंगे अपनी आइडियोलॉजी, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को टू विच पार्टी, बीजेपी की सेंट्रल पॉलिटिक्स के हिसाब से। इसके साथ साथ इन पार्टीज को एक यूनिक सिंबल मिलता है। अब अगेन यहाँ पर आपके पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह आ सकता है, शॉर्ट नोट की तरह आ सकता है। क्राइटेरिया समझाने के बाद आप क्या समझाओगे, आप समझाओगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से आप नेशनल पार्टी बनते हो। तो नेशनल पार्टी को एक यूनिक सिंबल देता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये वो सिंबल होता है जो कि ऑफिशियल कैंडिडेट्स ही यूज कर सकते हैं पार्टी के लिए, जब वो इलेक्शन सिंबल की तरह यूज करेंगे उसे। तो यहाँ पर जैसे फ्लावर है, तो वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उस पार्टी के, मतलब मान लीजिए जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं जो खड़े हो रहे हैं, मोदी जी हो गए या फिर उसके साथ हमारे अमित शाह जी हो गए, ये जो रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट्स हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं, लीडर्स हैं, ये लोग ही यूज कर सकते हैं इस यूनिक पार्टी सिंबल को। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम other special facilities are called recognized by the election commission of India for this purpose। इसीलिए हम लोग इन पार्टीज को क्या करते हैं, recognized political parties कहते हैं। अब समझिए ये नेशनल लेवल की पार्टी हैं, इन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल किया है, they have proved their worth, उसके साथ में उनको एक यूनिक पार्टी सिंबल मिला है, उसके साथ साथ इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलते हैं और कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी मिलती हैं, और ये सारी चीजें जब इनको मिल जाएंगी तो इन्हें इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज कर रही है, तालियों के साथ इनका स्वागत कर रही है।
तो यहाँ पर रिकॉग्निशन के चलते इसे हम रिकॉग्नाइज पार्टी भी कहते हैं। तो नेशनल पार्टी या फिर हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉग्नाइज पार्टी भी। ये दोनों नाम किसके हैं, हमारी नेशनल पार्टी के। ये अगर आपके पास सवाल आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, तो आप नेशनल पार्टीज के ऊपर ही पूरा अपना शॉर्ट नोट लिखेंगे। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, तो हर पार्टी को एक कंट्री में रजिस्टर करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के साथ। कमीशन सारी पार्टीज को ऑल्दो इक्वली ट्रीट करती हैं, वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं बड़ी पार्टीज को जो कि स्टैब्लिश हो चुकी हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखें तो इलेक्शन कमीशन के पास एक डिटेल्ड क्राइटेरिया होता है, एक डिटेल्ड बुक होती है, एक डिटेल्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स, जो कि पार्टी को चाहिए ही चाहिए होते हैं ताकि वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन सके। अब ये यूनिक सिंबल देने का काम है इनका। इसके साथ साथ इनका क्या काम है कि आपके पास आके रजिस्टर करवाएगी पॉलिटिकल पार्टी, तो ही ये पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो पाएगी। इसके साथ में हम लोग देखते हैं ये कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देने का काम, फैसिलिटीज देने का काम, थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा काम करने का इनका काम जो है इलेक्शन कमीशन देती है कुछ बड़ी एस्टैब्लिश पार्टीज को। इसके साथ साथ में ये डिटेल्ड क्राइटेरिया सामने रखती है कि आपको कितनी प्रपोर्शन ऑफ सीट्स चाहिए होंगी, जो क्राइटेरिया भी हम लोग समझ रहे थे। एक पार्टी को टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस सब का क्राइटेरिया भी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है। फिर हम लोग देखेंगे अबाउट स्टेट पार्टीज। तो स्टेट पार्टीज में क्या है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state। अब यहाँ पर एक ऐसी पार्टी जो कि सिक्योर करेगी एटलीस्ट 6% वोट्स, टोटल वोट्स जितने भी पोल हुए हैं एक इलेक्शन में, फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट के इलेक्शंस। फिर से कितने, एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली के 6% वोट्स चाहिए, जितने भी वोट्स पोल हुए हैं उसमें से, और उसके साथ साथ प्लस विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। यहाँ पर एटलीस्ट इसको 2 सीट्स जीत ले और एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स इसके लिए पोल हो जाए, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए यहाँ पर ये बन जाएगी एक स्टेट पार्टी। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट यानी कि स्टेट की जो असेंबलीज बन रही हैं, स्टेट के लॉ मेकिंग और प्रोसेसिंग के लिए हमारी असेंबलीज, उनको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कहेंगे। यहाँ पर नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, स्टेट पार्टी बनने के लिए 6% वोट चाहिए टोटल वोट्स में से जो आ रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जो आपकी स्टेट के लिए वो बनी है, और उसके साथ साथ एटलीस्ट आपको 2 सीट्स चाहिए उस असेंबली में, तो आप एक स्टेट पार्टी बन जाओगे। अब स्टेट पार्टीज जो हैं ऐसी होती हैं कंट्री की जिन्हें क्लासिफाई करती है इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज, और इसे हम लोग जनरली कॉमनली रेफर करते हैं एज रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज को हम कह रहे थे रिकॉग्नाइज पार्टीज, क्योंकि उसे रिकॉग्नाइज करके क्लैप करके अंदर लेकर आए थे इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी ECI कहती है स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज, यानी कि आप रीजन में बने हुए हो तो आप रीजनल पार्टी भी कहलाओगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पार्टीज के कुछ नाम, ये अब नाम के लिए क्या एक स्टेट का हमारा मैप दिया हुआ है जहां पे हर जगह मार्क्ड है कि स्टेट की इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, स्टेट की इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं। जितनी कोशिश हो एटलीस्ट अपने अपने स्टेट की पार्टीज देख लो, लार्जली एक बार उस मैप को देख लेना। इसमें हम लोग कुछ नाम देख रहे हैं, बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, और उसके साथ साथ मिजो नेशनल फ्रंट है, जो कि स्टेट आइडेंटिटी को लेके, अपनी स्टेट आइडेंटिटी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस और समझदारी से चलती हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और उसके साथ साथ मिजो नेशनल फ्रंट। इसके बाद हमारे पास है पार्टीज जैसे कि समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है, जो कि नेशनल लेवल पर अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और उनके काफी सारे स्टेट्स में यूनिट्स हैं। एक स्टेट पार्टी पहले स्टेट लेवल पर ही अपना रिकॉग्निशन बनाकर फिर ही नेशनल लेवल पर जाएगी, तो ये कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो कि वो काम कर रही, फैल रही हैं धीरे धीरे। समाजवादी, समता और राष्ट्रीय जनता दल, ये सारी पार्टीज नेशनल लेवल पर भी अपना रिकॉग्निशन रखती हैं। दे नीड नॉट बी, अब स्टेट पार्टी जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने रीजन के हिसाब से काम करे, क्योंकि वही उनका काम है।
उनकी आइडियोलॉजी और आउटलुक अपने रीजन के बियॉन्ड भी हो सकती है। मान लीजिए मैं एक ऐसी पार्टी बनाती हूँ जो कि दलित्स को सपोर्ट करेगी, तो मैं सिर्फ अपने स्टेट के दलित्स को नहीं सपोर्ट करना चाहती, मैं पूरी कंट्री के दलित्स को एक साथ में सपोर्ट करने का विजन और आइडियोलॉजी भी रख सकती हूँ। Some are all India parties that happen to have succeeded only in some states. अब ऐसा नहीं कि इनका recognition हर जगह पर नहीं है, ये हो सकता है कि इनका recognition अभी तक नेशनल लेवल पर ना आ पाया हो, वो क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल ना किया हो, लेकिन इनकी प्रेजेंस अलग अलग जगहों पर है। तो यहाँ पर हम लोग अगर सिचुएशन देखें स्टेट पार्टीज की, तो अगर हम लोग लास्ट 3 डेकेड्स की बात करें, पिछले 30 साल की हम लोग बात करते हैं, तो जो नंबर है, जितनी पार्टीज हमारे पास यहाँ पे है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई है, इंक्रीज हुई है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स बन गया है पिछले 30 सालों में। हम लोग देखते हैं नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ मेजॉरिटी इन लोकसभा। तो ये बीजेपी का एक बहुत ही एक्सेप्शनल एग्जांपल है, लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हर पार्टी, नेशनल लेवल पार्टी जो थी हमारे पास, जिनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, उनमें से जरूरी नहीं है कि हर कोई सिक्योर कर पाया था मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो नेशनल पार्टीज को एक नीड बन जाती है कि इन स्टेट पार्टीज के साथ अलाइन करें, उनके साथ कोलिएशंस फॉर्म करें, इनके साथ अलायंसेस फॉर्म करें, ताकि ये मेजॉरिटी बनाकर लोकसभा में अपनी हिस्सेदारी ले सके, मेजॉरिटी रूल कर सके। 1996 से हम लोग देखते हैं, उसके बाद के टाइम की अगर हम लोग बात करें, तो एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोलिएशन गवर्नमेंट। नेशनल लेवल कोलिएशन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी में हम लोग देखते हैं 1996 के बाद हर एक पार्टी को ऑलमोस्ट, जो स्टेट पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज, उनको मौका मिला है नेशनल लेवल पर आकर काम करने का। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। फेडरलिज्म यानी कि नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, नेशनल लेवल पार्टीज को नीड है स्टेट पार्टीज की, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सारा जो चीजें हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल इंटरप्ले की, इससे मदद किया है हमारी डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने पे। यहाँ से सवाल बन सकता है, इसका जवाब जो अभी अब तक पढ़कर आए हैं वो होगा। फिर है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब हमारे पास यहाँ पर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है, बॉक्सेस में इनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ऐप वीडियोस में बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मैं यहाँ पर आपको इन पार्टीज के बारे में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग अभी इस चीज को पढ़ेंगे तो हमें आइडियोलॉजीज भी पढ़नी होंगी, और उसे पढ़े बिना मुझे नहीं लगता कि हम उन पार्टीज को जस्टिस कर पाते हैं। तो आप एक बार ऐप वीडियोस पे जाइए, आइडियोलॉजी देखिए कि आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट, लेनिनिज्म, ये सब क्या होता है, और उसके साथ साथ फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे इन सारी चीजों को। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग इनको जरूर डिस्कस करेंगे, बट आई रियली वांट यू ऑल टू गो टू द ऐप एंड लिसन एंड हियर दिस पार्ट, जहां पे हम आइडियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग नेशनल पार्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इस पार्ट के बाद ना हम लोग एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो कि अब हम लोगों को जाग कर पढ़नी है। आई नो आप सब लोगों में से बहुत लोगों की एनर्जी ऐसे हो गई होगी, हाँ समझ में आ गया, 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी सब समझ में आ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 पार्टी, बाय पार्टी और मल्टी पार्टी है। लेकिन फिर भी मैम बहुत थक गए हैं, तो जो थक गए उठ जाओ, मुंह धो लो, क्योंकि अब हम लोगों को इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमको पढ़ना है वहां 100% सवाल आता है, वो है चैलेंजेस और हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। So everybody, how is your Josh? Get back to your Josh, get back to your energy and let us begin with this part and finish this chapter. हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस जो कि फेस करने वाली हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आपको इतनी खुशी किस बात की है, क्योंकि ये तो चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों का सामना करेंगे तो ही तो जीत को हासिल करेंगे। इसी तरीके से हम इन चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे तो ही तो जीत को हासिल करेंगे। चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी सबसे विजिबल फेस होते हैं हमारी डेमोक्रेसी का। इसीलिए लोगों की उंगलियां सबसे पहले इन्हीं लोगों के ऊपर उठती हैं कि यार हमारे खड्डे ठीक नहीं हुए, आपकी बहुत बड़ी गलती है सर, आपने बिल्कुल काम नहीं किया। तो यहाँ पर ब्लेम करती हैं पार्टीज को फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट आर वर्किंग विद द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यभार होता है। पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसीज की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो लोग बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड होते हैं विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी फंक्शनिंग, यार काम ही नहीं करती, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन एज वेल एज क्रिटिसिज्म हैज फोकस्ड ऑलवेज ऑन 4 important problems, 4 important things, issues and challenges in this area in the working of political parties. तो ये 4 वो चीजें हैं जो कि एग्जाम में आ सकती हैं, एक एक करके पूछने में भी और चारों एक साथ समझाने में भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम लोगों को ये चीज समझानी है। सबसे सिंपल तरीके से समझिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। हम लोग डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं जो कि डेमोक्रेसी को चलाने वाली हैं। इनकी इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दादाजी से लेके हमारे पापा तक और पापा से लेके बड़े बेटे तक, इस तरीके से जब पावर आगे बढ़ता है टॉप पार्टी लीडरशिप में तो वहां पर डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। मनी एंड मसल पावर यानी कि पैसों का और अपनी मसल्स का पावर, यानी कि किसी भी तरीके का वायलेशन का या फिर मान लीजिए किसी भी तरीके का आप स्ट्रेस डाल रहे हैं किसी के ऊपर कि हमारे लिए वोट करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं मनी एंड मसल पावर में आती हैं। इसके अलावा मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स, यानी कि हमारे पास क्या सच में इवेंचुअली डेमोक्रेसी में बहुत सारी चॉइस देखने को मिलती है, रियल चॉइस देखने को मिलती है। ये चारों प्रॉब्लम्स हम लोग जनरली देखते हैं इन दिस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इनको एक एक करके समझेंगे। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अब पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। सबसे पहले तो इनकी प्रॉब्लम बता देते हैं, ये मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं रखते हैं और उसके साथ साथ इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली नहीं रखते। मान लीजिए कि एक जगह से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा एज द पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, उसके बारे में अगर इंटरनली ही डिस्कशन नहीं होगा, इंटरनली ही डेमोक्रेसी नहीं होगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो पार्टी क्या डेमोक्रेटिक कहलाई जा सकती है? There is a concentration of power in one or the few leaders at the top. जो important leaders हैं, सारा concentration of power उन्हीं के हाथ में होगा। हम कहते हैं डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उसमें कभी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। लोग जनरली एक ही तरीके से बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली जो लोग होते हैं उनको ऊपर आने का, हर मेंबर जो होता है पार्टी का, उसको एक फेयर चांस नहीं मिल रहा है टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर बड़ी पार्टी की लीडरशिप ने, टॉप लीडर्स ने डिसाइड कर दिया कि इस तरीके का काम ऐसे होगा, ये इसका प्रोसेस रहेगा, तो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हर एक इंसान को जो उस पार्टी का मेंबर है उसको वहां पर मौका नहीं मिल पा रहा है। ऑर्डिनरी मेंबर्स जो है पार्टीज के, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती अबाउट द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द पार्टी कि यहाँ से कौन सा इंसान खड़े होने वाला है, हम कौन सी पॉलिसी मैनिफेस्टो को यहाँ बताने वाले हैं। कई बार होता है ऑर्डिनरी मेंबर्स जो है पार्टीज के, जो इक्वली इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, उनको इस सारी इंटरनल वर्किंग्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जितनी ज्यादा आपके पास जो लॉयल्टी होगी, आपका जो सब कुछ होगा, आपकी पूरी ईमानदारी होगी, अगर वो पार्टी लीडरशिप के पास होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक पार्टी में लीडर्स जो होते हैं, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, उनके पास पार्टी क्या चाहती है, पार्टी के क्या रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसकी लॉयल्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो लोग लॉयल्टी रखें टुवर्ड्स द टॉप पार्टी लीडरशिप। उन लोगों को पूछो, पार्टी प्रिंसिपल्स तो अपने आप संभलते रहेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वन और फ्यू लीडर्स अपना एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा पैरामाउंट पावर इन द, पैरामाउंट पावर एक ऐसा शब्द अगर लिख दोगे तो बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे, इन द पार्टी। जो लोग डिसएग्री करते हैं इस लीडरशिप के साथ, उनको आगे कंटिन्यू करना या पार्टी में ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम ऐसे तरीके होते हैं जिससे एक ऑर्डिनरी वर्कर एक ऊपर टॉप पार्टी लीडरशिप में आ पाए। तो इन सारी चीजों के चलते हम लोग देखते हैं कि क्या अंदर डेमोक्रेसी है, क्या हर किसी को मौका मिल रहा है रिप्रेजेंटेटिव बनने का, क्या उनको डिसीजन मेकिंग करने का मौका मिल रहा है, क्या उनके पास उनकी जो लॉयल्टी, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको सुना जा रहा है, उसको समझा जा रहा है। ये सारी चीजें इंटरनली नहीं हो रही हैं। तो ये हमें ले आती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के एंड पर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं, अच्छा सा आंसर यहाँ से फ्रेम हो सकता है। डायनेस्टिक सक्सेशन, अंडरलाइन करते चलिए पार्ट्स को अपने पास में और उनको इस तरीके से आंसर में लिखिएगा। डायनेस्टिक सक्सेशन में हम लोग देखते हैं बहुत सारी पार्टीज में जो टॉप पोजीशंस होती हैं उसे जनरली कंट्रोल किया जाता है एक ही फैमिली के मेंबर में। हमारी कंट्री में भी ये देखने को मिलता है बहुत बार। यानी कि जो वो लोग होते हैं जो कि पार्टी की लीडरशिप में होते हैं, उनके पास एक अनफेयर सी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी फैमिली के मामा चाचा ताऊ वगैरह को ऊपर लेकर और उसके साथ साथ उन लोगों के साथ काम करें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो लोग जो कि क्लोज होंगे सिर्फ पार्टी लीडरशिप के, तो उन लोगों को आगे बढ़ाना, उनकी फैमिली मेंबर्स को आगे बढ़ाना उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल और आसान हो जाता है और ये डायनेस्टिक सक्सेशन का पार्ट बन जाता है। फिर हम लोग देखते हैं जो टॉप पोजीशंस होती हैं
वो जनरली पॉलिटिकल पार्टीज में कंट्रोल की जाती हैं बाय ईदर वन मेंबर ऑफ द फैमिली और बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ये अनफेयर है दूसरे मेंबर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं उन लोगों को एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो भी उन लोगों को, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो फैमिली मेंबर है, उनको वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है और उनको पॉपुलर सपोर्ट तो भी नहीं मिलता, तो पूरी पार्टी की इमेज भी नीचे और स्टेज पर चले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी अपने ही पोजीशंस देते हैं अपने ही लोगों को। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ होता है कि यहाँ पर एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट के बिना भी लोगों को खड़ा कर दिया जाता है इलेक्शंस में। ये यहाँ पर खत्म करता है पार्ट ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। हमने देखा फैमिली मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे, टॉप पार्टी लीडरशिप उनकी ही होगी और उनको फेवर किया जाएगा विदाउट इवन पॉपुलर सपोर्ट एक्सेट्रा। इनफैक्ट अगर हम लोग अदर लोगों की बात करें तो उनको पॉपुलर सपोर्ट के बावजूद भी हो सकता है कि आगे रिकॉग्निशन का मौका ही ना मिले। मनी एंड मसल पावर की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि पार्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट एम होता है कि हम लोग इलेक्शंस को विन कर लें, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो कुछ शॉर्टकट्स यूज करते हैं। कौन से शॉर्टकट्स? कि पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग तरीके के डिमॉन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स और उसके साथ साथ स्पीचेस वगैरह यहाँ पर देनी पड़ती हैं ताकि उनकी एक पब्लिक इमेज बन पाए, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बन पाए। अब ये सारी चीजें करने के लिए नेचुरली उन्हें क्या चाहिए? मनी चाहिए होता है। तो पार्टीज ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करती हैं जो कि मनी रेज कर सकती हैं इन पार्टीज के लिए और उनको जिताने में मदद कर सकती हैं। अब इसमें देखिए दो बातें, एक तो उनकी प्योर इंटेंशन है कि वो जीतना चाहते हैं, इसीलिए तो आप इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन आप उसको यूज कैसे मतलब आगे लेकर जा रहे हो, कैसे अपने आप को पॉपुलराइज कर रहे हो, उसके लिए आप एक शॉर्टकट यूज कर रहे हो। अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट हर जगह लगा दोगे, खूब सारा पैसा उसमें खर्च कर दोगे, तो नेचुरली वो चीज आप दिखने में आ जाओगे, तो लोगों को आपके बारे में पता होगा और वो लोग आपके लिए वोट भी दे देंगे। तो इस तरीके से पार्टीज देखती है ऐसे कैंडिडेट्स को उठा लें जो कि हमारे लिए पैसे इकट्ठे करके आ पाए। रिच पीपल और उसके साथ साथ कंपनीज भी जो कि बहुत बड़े बड़े फंड्स देती हैं पार्टीज को, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है फिर पॉलिसीज पर और उसके साथ साथ डिसीजंस पर। तो ये पैसे देने का जो पूरा फंडिंग का जो पूरा पार्ट होता है ये वहीं पर खत्म नहीं होता। आज मैं एक बहुत बड़ी सी कंपनी हूँ और मैं पैसे दे रही हूँ XYZ पार्टी को कि ये लो पैसे और इसके साथ जाके कैंपेनिंग करो, तो वो जब कैंपेनिंग करेंगे और जब पार्टी रूल में आ जाएगी, मतलब इलेक्शन जीत जाएगी, तो मैं नेचुरली उनसे एक्सपेक्ट करूंगी कि वो जो इतने सारे पैसे दिए थे उसके बदले मेरा कुछ काम भी कर दो। एक काम करो, ऐसी पॉलिसी लेकर आओ जिससे मेरी जो कंपनी है उसका बहुत ज्यादा प्रमोशन भी हो और मेरे गुड्स बहुत ज्यादा बिकने लग जाए। तो इस तरीके से पॉलिसीज और डिसीजंस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं फिर इन बड़े बड़े लोग और उसके साथ साथ कंपनीज के हिसाब से। कुछ केसेस में पार्टीज कई बार क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक लोकल गुंडे हैं, अगर आप एक लोकल गुंडी हैं, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं आसपास के लोगों को कि इनके लिए वोट करना, नहीं तो देख लेंगे तुम्हें। तो यहाँ पर इस तरीके की जो चीजें वो बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं। कई बार क्रिमिनल्स को भी ले लिया जाता है पार्टीज में। डेमोक्रेट्स जो हैं, जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं कि कैसे ये जो इंक्रीजिंग सपोर्ट है रिच पीपल का, कंपनीज का, बिग बिग फंडर्स का, क्रिमिनल्स का, ये हमारे पॉलिटिकल पूरे सिस्टम को बहुत खराब करता है। कहां पे बात करेंगे इसके बारे में? मनी एंड मसल पावर में। चौथा और आखिरी चैलेंज जो है हमारा मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स। यहाँ पे मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स में हम लोग देखेंगे जो फोर्थ चैलेंज है हमारा वो ये है कि जो पार्टीज हैं वो जनरली सेम ही टाइप के मुद्दों के बारे में सेम ही तरह से बात कर रही होती हैं। तो यहाँ पर एक वोटर को एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाती। सो एज अ वोटर आई डो नॉट हैव मीनिंगफुल चॉइस, क्योंकि कई बार मेरे पास एक चैलेंज सामने आता है कि सब लोग सिमिलर टाइप की बातें ही कर रहे हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कॉन्जर्वेटिव पार्टी, दो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, लेबर पार्टी और कॉन्जर्वेटिव पार्टी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आ सकता है। इसके बाद आप देखिए, दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑफ हाउ द पॉलिसीज आर बीइंग फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। यानी कि लार्जली उनको पता है कि मान लीजिए पॉवर्टी की बात हम लोग करने वाले हैं, हम लोग भूखमरी की बात करने वाले हैं, हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने वाले हैं। ए पार्टी भी इस बारे में बात कर रही है, बी पार्टी भी इस बारे में बात कर रही है, सी पार्टी भी इस बारे में बात कर रही है। थोड़ा बहुत चेंज है कि वो इस तरीके की पॉलिसी लेकर आएंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा उसके इंप्लीमेंटेशन में। लार्जली अगर एबीसी एक ही तरीके की बात कर रहे हैं तो मैं ए को वोट दूं, बी को वोट दूं या सी को वोट दूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। तो एज अ वोटर आई डू नॉट हैव मीनिंगफुल चॉइस। इन रिसेंट ईयर्स हम लोग देखते हैं कि जो डिक्लाइन होता जा रहा है हमारी कंट्री में भी,
आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड ऑब्वियसली। और अगर हमारी कंट्री की बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत कम डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बिटवीन मेजर पार्टीज। वो किस तरीके से इकोनॉमिकली फंक्शन करना चाहती हैं, किस तरीके के सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, किस चीज को सपोर्ट करती हैं। अब कभी कभार हम लोग देखते हैं जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के लीडर्स को भी नहीं चुन पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अलग अलग लीडर्स हैं ये क्या करते हैं, सीटें जीतकर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आज हमारे यहाँ के जो पॉपुलर लीडर थे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो मैं कौन सी पार्टी के लिए वोट करूं? उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या मेरे लिए सिग्निफिकेंट है? नहीं, लेकिन मैं तो इस लीडर को जानती हूँ, अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर लीडर्स के बेसिस पर भी लोग वोट नहीं कर पाते, असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स भी खत्म होता है। अब यहाँ पर हमने 4 चीजों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जिस डेमोक्रेसी को ये लोग रन कर रहे हैं उसमें अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। टॉप पार्टी लीडरशिप के हिसाब से लोग कई बार लॉयल्टी प्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी अबाउट डायनेस्टिक सक्सेशन, फैमिली मेंबर्स को लेकर फेवरेटिज्म देखना इवन विदाउट पॉपुलर सपोर्ट, और उसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, लोगों को फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। तीसरी चीज मनी एंड मसल पावर। मनी में हम लोगों ने क्या क्या 2 एग्जांपल्स देखे, रिच पीपल एंड कंपनीज जिनके पॉलिसीज पर भी इन्फ्लुएंस आता है, और क्रिमिनल्स को ले लिया जाता है। चौथी चीज हम लोगों ने पढ़ी मीनिंगफुल चॉइस के लैक में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज जनरली फंडामेंटली चीजों पर अग्री करती हैं, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है, और उसके साथ साथ लीडर्स भी शिफ्ट करते रहते हैं। ये चारों चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उससे चैलेंजेस का क्या मतलब है कि इन्हें रेक्टिफाई करके बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, विच इज द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब इसमें हम लोग 2 तरीके से इस चीज को समझेंगे। एक तो गवर्नमेंट के लेवल पर क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, दूसरा क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तीसरा पार्ट जो इसका है वो ये है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स होने के नाते आप किस तरीके से इस चीज में मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म कैसे होंगी। अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज से ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने की भी जरूरत बनती है। पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म होना चाहती हैं, ये भी एक छोटा सा सेक्शन हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। खैर, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पर किस तरीके से चीजें आई हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, एफिडेविट, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉलिसी लेवल पर चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। जब हम लोग देखते हैं एक इलेक्टेड एमपी या एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट सेंटर, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पर चेंज करती है अपनी पार्टी को, उसे हम लोग कहते हैं डिफेक्शन। इलेक्ट हो जाने के बाद एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अगर आप अपनी पार्टी को चेंज कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफेक्शन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, changing party allegiance from the party on which a person got elected to a legislative body to a different party। अपनी allegiance, अपना जो आपने पूरा कमिटमेंट दे रखा है उसे आप चेंज करोगे फ्रॉम वन पार्टी जिसके साथ आपने इलेक्शंस लड़कर वो सीट जीती, और अगर आप दूसरी पार्टी के पास चले जाते हो सीट जीतने के बाद, तो उसे हम लोग डिफेक्शन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। अब इसे रोकने के लिए हम लोग देखते हैं ये जो पूरी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया कि आप डिफेक्शन नहीं कर सकते, इसे हम कहेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस वाज बिकॉज बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते थे, डिफेक्शन में इंडल्ज करते थे ताकि उनको बहुत अच्छा मिनिस्टर बनने के लिए मिल जाए। मान लो यहाँ पर अभी मैं छोटे मिनिस्टर बनी हूँ तो मुझे दूसरी पार्टी में अगर ज्वाइन कर लूंगी तो एक बहुत ऊंची पोस्ट वाला मिनिस्टर बना देंगे, या तो इसके लिए या फिर कैश रिवॉर्ड्स के लिए कि हम आपको पैसे दे देंगे, आप आ जाओ हमारी पार्टी में। ये सारी चीजें बडर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट है जो कि देखने को मिलती थी। तो ये क्योंकि देखने को मिल रहा था फिनोमेना, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे सामने आता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या होता है, एनी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चेंज करता है अगर पार्टी को, तो ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। यानी कि अगर आपने जीत ली है सीट, इसके बाद अगर आप अपनी पार्टी चेंज करते हो तो आप अपनी सीट भी खो दोगे। तो यहाँ पर इस पूरे स्टेक के साथ ही अपनी पार्टी को आप चेंज करना, कि अगर आप चेंज करना ही चाहते हो तो अपनी सीट भी साथ में देकर जाओ। इस लॉ के बाद ये चीज हो गई, तो ऑब्वियसली लोग अब अपनी नई नई सीटों को ले जाने के लिए दूसरी पार्टी के पास शिफ्टिंग बंद करने लगे। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंगिंग डिफेक्शन डाउन। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। अब इसके 2 पहलू हैं। एक चीज तो ये कि डिफेक्शन नीचे चला गया, लेकिन क्या होता है कि कई बार आप एमएलए बन गए, एमपी बन गए, आपकी सीट आपके पास आ गई, तो पार्टी आपकी इज्जत करना भी बंद कर देती है, क्योंकि पार्टी के पास तो अपनी सीट आ गई।
तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल इंसान डिसेंट करना चाहते हो कि यार आप लोग ये बात गलत कर रहे हो, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो डिसेंट मुश्किल बन जाता है, क्योंकि अब आप अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते विद द सीट। तो एमपीज और एमएलएज हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। तो ये किस चीज को इंपैक्ट करता है इंटर्न, हो सकता है ये पार्ट इंपैक्ट करे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को। फिर हम लोग देखेंगे एक दूसरी चीज जो आई है ऑफ एफिडेविट। अब हमें पता है सुप्रीम कोर्ट, अब सबसे पहली चीज याद रखना कि एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर कौन आया था। मैं कई बार इस चीज को याद दिलाती हूँ सबको कि एंटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा आया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ कौन लेकर आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते हमारा यहाँ पर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हमारी आगे की जो चीज है एफिडेविट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो एफिडेविट कौन लेके आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर। याद रखना एंटी डिफेक्शन लॉ है तो कैसे आएगा, किसी भी तरीके के अमेंडमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ तो आया। एफिडेविट कौन लेकर आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has passed an order to reduce the influence of money and criminals। एफिडेविट का क्या मतलब है, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर आपका पूरा डिटेल्स जिसमें आपका पूरा पास्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ होगा। तो ये कौन लेके आया हमारा एफिडेविट, क्यों, मनी और क्रिमिनल्स का इंपैक्ट खत्म करने के लिए। इट इज मैंडेटरी नाउ फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम और हर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एन एफिडेविट। एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर किसी को, हर उस मेंबर को जो कि इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, एवरी कैंडिडेट को फाइल करना मैंडेटरी बन जाता है, जिसमें वो लोग अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स देंगे और अपने पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी पूरी डिटेल्स देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक नया सिस्टम आया है जिसने लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को अवेलेबल बना दिया है टू द पब्लिक। यानी कि जो एफिडेविट्स आते हैं या क्या है इसका पूरा पास्ट रिकॉर्ड, ये पब्लिक डोमेन में भी ऐसी कई सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, तो लोगों को भी इस चीज की अवेयरनेस रहती है। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी तक जो चेक करता है इस इंफॉर्मेशन की जो दी गई है बाय दीज कैंडिडेट्स वो सच है या नहीं। मान लीजिए मैं लिख देती हूँ मेरे पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सच्ची में, लेकिन क्या किसी ने जाके वो सच्ची है या नहीं वो चेक किया, नहीं पता। तो इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है इस इंफॉर्मेशन को चेक करने का, तो ये यहाँ पर एक फ्लॉ की तरह सामने आता है। एज येट वी डू नॉट नो इफ इट हैज लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल्स। तो ये एफिडेविट का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था, किस चीज के लिए, रिच और क्रिमिनल्स के इंपैक्ट को कम करने के लिए। अभी तक वो चीज फुलफिल हो पाई है या नहीं हो पाई है हमको नहीं पता, लेकिन एफिडेविट कौन लेकर आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे तीसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब यहाँ पे ये वाला ऑर्डर कौन लेकर आया था है, फाइलिंग ऑफ व्हाट, इनकम टैक्स रिटर्न्स और अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस रखने का इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया। तो यहाँ पर अब याद रखना ये चीज कौन लेके आएगा, इलेक्शन कमीशन। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लिया, उसके साथ साथ हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, और अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर आया है जो कि नेसेसरी बना देता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को कंडक्ट करना पड़ेगा ही सही, और उसके साथ साथ अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को भी फाइल करना होगा। तो ये दोनों चीजें करना मैंडेटरी बना देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। कौन, ईसीआई, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर। ये पार्टीज जो है करती हैं, लेकिन समटाइम्स ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा करती हैं। तो अब इसका फ्लॉ क्या है, उन्होंने तो मैंडेटरी बना दिया कि तुमको करना पड़ेगा, लेकिन कई बार ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। ऐसा क्लियर नहीं होता कि इस स्टेप में क्या सच में इंटरनल डेमोक्रेसी बढ़ी है, क्या सच में पॉलिटिकल पार्टीज में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, नहीं पता। इसीलिए हम लोग देखते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं इन चैलेंजेस को हटाने के लिए। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा एंटी डिफेक्शन लॉ कौन लेकर आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद हम लोगों ने देखा अबाउट एफिडेविट कौन लेकर आया, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स रखना और फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स कौन लेकर आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉज जो कि बनाए जा सकते हैं जो कि रेगुलेट करेंगे इंटरनल अफेयर्स को ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनली कैसी इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज बनाए जा सकते हैं। इट शुड बी मेड कंपल्सरी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। रजिस्टर बनाओ मेंबर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद का बनाओ, उन रूल्स को फॉलो करो।
इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि सारी चीजों को देखेगी। मान लीजिए अगर कोई भी अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स है तो उसकी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। वही टॉप पार्टी लीडरशिप के पास आप जाके बोलोगे आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, हो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है निकलो यहाँ से, समझ रहे हो। तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना जरूरी है। टू एक्ट एज अ जज इंक्वायरी इन केस ऑफ एनी पार्टी डिस्प्यूट्स, तो ये जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी ये जज इंक्वायरी की तरह यहाँ पे सामने रहेगी इन केस ऑफ एनी पार्टी डिस्प्यूट्स। इसके बाद ये होल्ड करेंगे ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट, यानी कि जो टॉप पार्टी लीडरशिप है उसमें भी आप लोग जो विजिबल फेसेस की तरह जिनको सामने लेकर जाने वाले हैं उनके लिए भी ओपन इलेक्शंस रखिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम लोग लॉज की तरह सामने लेकर आ सकते हैं, ये सजेशंस हैं। रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन अनदर चीज है जिसको हम लोग सामने लेकर आ सकते हैं। इट शुड बी मेड मैंडेटरी कि एटलीस्ट 1/3 जो है पार्टी टिकट्स वो दे दी जाए टू वुमेन कैंडिडेट्स अलोंग विद कोटा। तो यानी कि कोटा डिसाइड कर लो, 1/3 जो है वो औरतों के पास ही जाएंगी, पार्टी टिकट्स इतनी जानी ही चाहिए वुमेन के पास। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 1/3 पार्टी में 1/3 वुमेन को लाकर रख दिया और उसके बाद उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं बनाते। इंपॉर्टेंट क्या है रिप्रेजेंटेशन का, कि रिप्रेजेंटेशन सच में हो। अगर एक औरतों से रिलेटेड मुद्दा है तो उसके लिए अगर लोग ही, जब औरतें ही बात नहीं करेंगी तो कैसे लोग आपस में अपने आप सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। 1/3 रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी बना दो कि कम से कम 1/3 तो आपको देना ही पड़ेगा औरतों को, और उसके बाद उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी बनाओ। इसके अलावा क्या है, स्टेट फंडिंग टू इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग का क्या मतलब है, जो सरकार है या फिर जो स्टेट है उसको पार्टीज को पैसे देने चाहिए टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। हमने क्या देखा कि ये जो मनी एंड मसल पावर की प्रॉब्लम है, ये कैंपेन्स करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन, स्पीचेस, पब्लिक एकदम ओकेजन्स देने के लिए होती है। अगर स्टेट और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, वो देने लग जाए पैसे इन पार्टीज को कि आप अपना इलेक्शन कैंपेन कीजिए या आप अपने इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमसे ले लीजिए, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, जैसे कि आप पेट्रोल दे दो, पेपर दे दो, टेलीफोन एक्सेट्रा दे दो, या फिर आप कैश की तरह दे दो ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स। जितना वोट शेयर था आप उस हिसाब से कैश ले लीजिए, आप उस हिसाब से अपना प्रमोशन कर लीजिए, जो कि पार्टी ने लास्ट इलेक्शन में जीते थे। तो उस हिसाब से आप इस तरीके से इनको सपोर्ट दे सकते हो इन कैश और इन काइंड। इसके अलावा ये जो सजेशंस हैं ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं बाय पॉलिटिकल पार्टीज, और जैसे इन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट। ये हमें पता है कि अगर हो सकता है ये इंप्लीमेंट हो जाए तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो लीगल सोल्यूशंस होते हैं टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही फाइन लाइन पर चलते हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को ओवर रेगुलेट करने लग जाए कि टॉप पार्टी लीडरशिप में ये करो, यूं करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना पूरा जो मतलब अपने फ्रीडम से जैसे काम करना चाहती हैं वो शायद करने का उनका विल ही खत्म हो जाए। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्या? ओवर रेगुलेशन या फिर लीगल सॉल्यूशंस टू ऑल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ ये पार्टीज को फोर्स कर सकता है टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। तो क्या हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो आकर हम लोगों को चलाने वाली हैं वो आने से पहले ही लॉज को चीट करने लग जाएं? Besides, political parties जो है will not agree to pass a law that they do not like। तो यहाँ पर हमको ये भी पता है कि इवेंचुअली पावर किसके हाथ में, लॉ आएगा तो बनेगा कैसे? इन पार्टीज की मदद से ही बनेगा, और ये पार्टीज तब तक लॉ नहीं बनाएंगी जब तक इन लोगों के फेवर में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज ऑफ ओवर रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ से। फिर हम लोग देखेंगे कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन होने के नाते आप किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। तो आप देखोगे कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। लोगों के पास इमेंस पावर है एक डेमोक्रेसी में खूब सारा प्रेशर डालने का ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। ये कैसे हो सकता है? बाय पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। आप पेटिशंस डालो, आप पब्लिसिटी करो इश्यूज का, और उसके साथ साथ आप एजिटेशंस भी दो। मतलब आप धरने लगाओ, आप लोगों से बात करो, पीसफुली आप प्रोटेस्ट करो। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास प्रेशर ग्रुप्स बनाने का और मूवमेंट्स करने का, ये सारे लोगों के पास, प्रेशर ग्रुप्स के पास, मूवमेंट्स के पास, आम आदमी के पास बहुत सारा पावर होता है। और अगर इसे कंबाइन करते हुए द पावर ऑफ मीडिया तो बात ही अलग है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन द इंटायर शेपिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरनली बहुत डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है तो अगर मीडिया में उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं और ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सारे प्रेशर ग्रुप्स मिलकर एक मूवमेंट चालू कर देते हैं इस बात पर, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ सकती हैं। If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms। यानी कि
अगर पॉलिटिकल पार्टीज को दिख रहा है लोग एजिटेशन कर रहे हैं, लोग हमसे नाराज हैं, लोग परेशान हैं, और अगर वो फिर भी चेंज नहीं लेकर आएंगे, तो फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो पब्लिक सपोर्ट को लूज कर देंगे। उस चीज से बचने के लिए वो लोग इस चीज को अवॉइड करेंगे और उनकी बातों को और भी ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव कर सकती हैं इफ हु वांट चेंज जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डर्टी पॉलिटिक्स है, कीचड़ तभी साफ कर पाओगे जब कीचड़ में हाथ डालोगे। तो यहाँ पर जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को वो लोग ज्वाइन करें जो सच में चेंज लेकर आना चाहते हैं। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो डिपेंड करता है विद अ डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब मान लीजिए पॉलिटिक्स अपने आप पे एक तरफ चल रही है और हम सब लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, क्या कोई ना कोई कंट्री चला रहा है, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। जब तक हम लोग पॉलिटिकल पॉलिसीज को, लॉज को, इन सबको नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे, नहीं ध्यान से देखेंगे, नहीं समझने की कोशिश करेंगे, एज पब्लिक नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तब तक क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जाएगी, उस पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part and simply criticize it from the outside। मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान के पास जो पावर होता है वो जनरली अनरिकॉग्नाइज चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग बैठकर क्रिटिसाइज भी करते हैं सरकार को, या एक पैनी नजर से भी उनके लॉज और पॉलिसीज को देखकर अपने आपस के क्लोज सर्कल्स में भी बात करते हैं, तो इट कैन लीड टू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो चीज सबके हित में नहीं है तो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करा जा सकता है फॉर चेंजिंग दोस पॉलिसीज। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। ज्यादा पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन और उसके साथ बेहतर पॉलिटिक्स बनाना। सो बैड पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम तभी खत्म होगी जब हम लोग बेटर पॉलिटिक्स साथ में लेकर आएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तभी इंप्रूव कर पाएंगी इफ इट अलाउ मोर एंड मोर पीपल टू ज्वाइन देयर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप पार्टी लीडरशिप, वही लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर उसी पैटर्न से हम लोग चलते रहे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। उसको तभी ठीक किया जा सकता है जब पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव करें, अलाउ करें ज्यादा लोगों को अपने पास आने के लिए। यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर खत्म होता है। हमने रिफॉर्म्स पढ़ लिए और हमने उसके साथ साथ चैलेंजेस भी पढ़ लिए। चैलेंजेस 4 तरह के थे, रिफॉर्म्स में हम लोगों ने देखा 3 तरह के, 3 चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहली चीज थी एंटी डिफेक्शन, एफिडेविट और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। अलग अलग लोगों ने इनके ऑर्डर्स पास किए। इसके अलावा हमने कुछ चीजें बताई कि ये आप लोग कर सकते हो। इसके साथ हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन के बारे में बात करी और एक ऑर्डिनरी सिटीजन होने के नाते आप क्या कर सकते हो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे कैसे भी सवाल उठकर आ सकता है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स का क्या रोल है, कोई लाइन आ जाएगी उठकर, पर इस पूरे कंटेंट के बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, आई अश्योर यू दैट। जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको कहा पढ़िए जाकर ऐप से, वो था अबाउट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। वो भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, वो जो बहुत बार हम लोगों ने सैंपल पेपर्स में देखे, या फिर उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि कई सारी ऐसे शॉर्ट नोट्स की तरह आ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर आप लोग एक पूरा अपना वो लिख दीजिए शॉर्ट नोट, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और केस स्टडी बेस्ड आंसर्स, लेकिन ये होगा बाद में। आप एक बार एक झलक में कौन से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो देख लीजिए। बाद में एक बार मेजर पॉलिटिकल पार्टीज भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी एक बार इस चीज को देख लीजिए एंड देन वी कैन एंड दिस पार्ट। So I hope you understood political parties. Just have a look on the questions once. We have explained the 3 components of political parties. Then we have what is the role of opposition party in a democracy. We have why has India adopted a multi-party system. Then we have write a short note on Bahujan Samaj Party. इसके बाद हमारे पास सवाल है what is meant by defection in democracy. Explain. इस बार लॉन्ग आंसर्स में हमारे पास है ड्राइव एनी 5 functions of a political party या फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। इसके बाद हमारे पास इसका है क्वेश्चन द पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी क्यों है, इसका क्वेश्चन मैंने आपको कहा था बहुत तरह से आ सकता है। डिस्क्राइब द एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ये सब कुछ भी हम लोग देख सकते हैं। फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पे हम लोग डिससैटिस्फैक्शन विद पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे, डायनेस्टिक सक्सेशन और मनी और मसल पावर के बारे में बात करेंगे और मिनिमल चॉइस फॉर वोटर्स के बारे में बात करेंगे। तो these are all the questions or these are also the solutions that will be discussed, but I hope आपको पॉलिटिकल पार्टीज पूरा एट लेंथ समझ में आया है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज प्लीज ऐप से पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़ लीजिए and I hope that you are feeling confident। सारी चीजें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे सवाल बनेगा और सब कुछ आप कर लेंगे, इसकी 100% अश्योरिटी है। स्ट्रेस को साइड में रखिए,
अगर आप लोगों ने नोट्स बना लिए हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार अपने दिमाग में पूरी एनसीईआरटी को खोलकर देखो, जहां जहां इंपॉर्टेंट पार्ट लगते हैं उन चीजों को अंडरलाइन कर लो. इट इज अ वेरी इजी चैप्टर, इट इज अ लवली चैप्टर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, इट्स ऑल्सो वेरी जनरल. तो आई होप आपको याद ही हो गया होगा. स्टे ट्यून्ड and thank you so much for joining in. I hope you understood everything. All the very best.